मैं मुकेश सर आप सभी का पुनः आज के सेशन में हार्दिक वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन में। और बहुत ही विशेष दिन है, सौभाग्य का बात है कि आज जो है हम अपने जीवन का या मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी कहूँ तो ये मेरे लिए ऐसा मौका है कि आज मैं कुछ शब्दों में बयां तो नहीं कर पाऊँगा, फिर भी आज एक अपॉर्चुनिटी मिला है और अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने का, कुछ जानने का, कुछ समझने का। वैसे ही एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के दुनिया में जो है ना बहुत ही बेहतरीन शोध हुए हैं, कार्य हुए हैं। आज के इस एजुकेशन चर्चा पर ससम्मान हमारे गुरु भी हैं, आदरणीय श्री संजय कुमार दास जी हमारे साथ हैं। और इनको तो बहुत सारे साथी जो जसपुर जिला में हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से परिचित भी होंगे, शिक्षक साथी भी परिचित होंगे। साथ में इनका थोड़ा सा मैं ब्रीफ परिचय कराऊंगा, उसके बाद हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे संजय दास सर जी हैं, संजय दास के नाम से फेमस है, वैसे उनका नाम संजय कुमार दास है। और ये अपने लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भुरकेला में हैं और लेक्चरर हैं। और यशस्वी जसपुर एक प्रोग्राम चलता है जसपुर जिला में, उसके एक एक्टिव मेंबर हैं। इनके द्वारा ही अधिकतर कार्य जो है ना संचालित होते हैं और पूरे जिला में ये प्रोग्राम पूरे स्टेट में एक तरह से अपना फेमस हो गया है। और इनको जो है ना टीचिंग एक्सपीरियंस का लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप सभी को जो है ना बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, क्योंकि गणित विषय में जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या तो कहीं पर कमी रह जाती है पढ़ाने में या सिखाने में, तरीकों में। तो सर के साथ आप जुड़ करके कमेंट्स के माध्यम से आप सवाल भी कर पाएंगे और सवाल के माध्यम से आप सवाल क्या सॉल्यूशन भी पा सकेंगे। साथ में सर का एक चीज है कि एज ए रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग जो डाइट में होता है, एससीईआरटी में होता है, तो एक ट्रेनर के रूप में इनको 15 साल का अनुभव है। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग में लगभग 20 से 30 हजार के शिक्षक शिक्षिकाओं को इनके द्वारा गणित का ट्रेनिंग, अन्य पेडागोजी का ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और कॉलेज में लगभग 15 सालों तक एज अ गेस्ट लेक्चरर, गणित के टीचर नहीं होने के कारण एज अ सब्स्टिट्यूट के रूप में इनको एक पीरियड के लिए बुलाया जाता था। तो इनको कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने का बहुत लंबा अनुभव है। कोरोना काल तो हम जानते ही हैं। कोरोना काल में सर आपने लगभग ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से वेबएक्स या कोई भी अन्य जो गूगल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से आपने लगभग 10,000 स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहा। और उस समय जो है ना लगभग नाम भी हुआ था जसपुर का कि जसपुर अव्वल रहा इस क्षेत्र में। और एससीईआरटी के रिसोर्स पर्सन के रूप में एसआरजी रिसोर्स पर्सन एज ए ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर एमटीज 4 साल, एससीईआरटी रायपुर। डाइट में लगभग आपने 5 साल काम किया है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग जहां भी होती है टीचर का या उनके क्या कहना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए किस तरीके का यूज करना चाहिए, वो लगभग 2006 से आप कंटिन्यू आज कार्यरत हैं। और आज मेरे गुरु भी रहे हैं, आपने भी कॉलेज में एज ए गेस्ट लेक्चरर मुझे भी पढ़ाया है, तो ये मेरे लिए प्राउड फील हो रहा है। और आपको सर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते करते बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा जो मुझे जानकारी मिली है। 26 जनवरी 2018 को आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड एज अ तत्कालीन जो हमारे कलेक्टर साहब रहे और जो मुख्य अतिथि रहते छत्तीसगढ़ शासन के, उनके द्वारा आपको अवार्ड मिला। पार्लियामेंट सेक्रेटरी अवार्ड 2023 में मिला गया बेस्ट टीचर का अवार्ड में। और अभी फिलहाल सप्ताह भर पहले की ही बात है, चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज के तरफ से भी बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। तो ये छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रख, वो आप लोग जल्दी जुड़ जाएंगे ताकि सर को बात पहुंचाने में आसानी होगा। और आप सभी जो है अपना सवाल जो है बिल्कुल ही आप अपने कमेंट्स के माध्यम से कर लेंगे। वो डिवाइस को देंगे थोड़ा सा प्लीज, इसको या हाँ, थैंक यू। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। मैं ये अपने ये कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आपके सवालों को लूंगा, तो आप सभी जो है ना मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभ्यास ऑनलाइन के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, अन्य साथियों, टीचर साथियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें ताकि सर का जो मैसेज है अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच पाए। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर।
और आपको मैं मंच सौंपता हूँ। हमारे दर्शक साथी जुड़े हैं, उनसे थोड़ा सा नॉर्मल कुछ वार्तालाप करिए, उनको अभिनंदन करिए, क्या है मतलब कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इससे क्या हमको बेनिफिट्स होने वाले हैं। हम ओमदास सर हमको ग्रेट भेजे हैं, आपको थैंक यू सर। और नमस्कार भी आ रहा है, आपको भी थैंक यू। आप सभी जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। मैं 2-3 मिनट का वक्त ऐसी नॉर्मल एक्टिविटी करता हूँ, आप थोड़ा सा कुछ अपनी बात रखेंगे सर। अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने शिक्षकों से या जो बच्चे जुड़े हुए हैं या कोई भी साथी जो जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके मन में गणित के लेकर कोई भी सवाल हो किसी भी स्तर का, तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जितने साथी जुड़ पा रहे हैं वो सब मुझे जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा परिचय का मोहताज तो नहीं हूँ जसपुर जिले में। और दूसरी बात ये है कि मैंने अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से, और अभी जो मेरे मेंटर हैं विनोद गुप्ता सर जी, उन सब से मैंने काम करना सीखा है कि काम कैसे किया जाता है, समर्पित होकर काम कैसे किया जाता है। आप सभी मेरा नाम तो जानते हैं, मैं संजय दास, और पिछले 20 वर्षों से मैंने प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इवन कॉलेज तक मैंने पढ़ाया है। जैसे ही पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाया है मैंने। और गणित विषय के बारे में तो मैं यही कहूँगा, मैं क्यों गणित विषय लेकर पढ़ा, तो इसका श्रेय मैं अपने पिताश्री को देना चाहता हूँ। वो शुरू से गणित में बहुत अच्छे थे, और जब हम प्राइमरी, मिडिल में, हाई स्कूल पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया करते थे, तो उनके ही माध्यम से मुझे गणित में रुचि उत्पन्न हुई। बहुत डिसिप्लिन में वो रहकर हमें पढ़ाते थे, तो उनको ये श्रेय जाता है, और हमारे गुरुओं को तो जाता ही है। उन्होंने मुझे ऐसा शिक्षण दिया कि मैं गणित विषय को लेने का आकर्षित हुआ। और ये गणित विषय मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी यदि 0 पे थी तो उसे एकदम हाईएस्ट, अगर इन्फिनिटी कहें, जो मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरी जिंदगी ऐसी भी हो सकती है, इतनी अच्छी हो सकती है, तो यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय है मैं गणित विषय पे। तो यदि आप अब मुझे देख पा रहे हैं, जो गेस्ट ग्रुप पे देख पा रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं, या कहीं भी आप देख पाते हैं, आपका मंच कहीं आपका प्रशिक्षण होता है तो मंच पे देख पाते हैं, तो कहीं न कहीं गणित विषय पढ़ने के कारण ही मैं आपके सामने आ पाता हूँ। तो ये एक छोटा सा परिचय है मेरा। बाकी बहुत सारे सवाल मुकेश सर के द्वारा पूछे जाएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें साथी कमेंट्स करके सब सर का भी आप लोग भी वेलकम कर सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सवालों के यहाँ रखेंगे तो मैं आपके सवालों को भी लूंगा, और सर से डेफिनेटली आपके सवाल पूछे जाएंगे। अगर गणित में रुचि रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, तो आज से रुचि उत्पन्न हो जाएगी आपको, ऐसा मेरा मानना है। सर बार बार मैं ये सुनता हूँ, आज मैं पहला सवाल लेता हूँ। यशस्वी जसपुर प्रोग्राम एक बहुत बड़ा एक अभियान के तहत हमारे सम्मान हमारे आदरणीय गुप्ता सर जी के नेतृत्व में पूरे डिस्ट्रिक्ट में चला, और उसका जो लोहा आपने मनवाया पूरे स्टेट में मनवाया। हमारे जसपुर जिला से बहुत सारे बच्चे, जो सीजी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, उसमें टॉपर लिस्ट, मेरिट लिस्ट पर आए हैं। और यही प्रोग्राम की ये सफलता दर्शाता है कि ये प्रोग्राम जो है ना बहुत ह्यूज रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। तो यशस्वी जसपुर प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी परीक्षा समाप्त हुई है और ये प्रोग्राम को आप सभी ने लॉन्च किया था, और उसके तहत परीक्षा जो है ना समाप्त हुई है। तो ये यशस्वी जसपुर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपका कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। आप अपने कमेंट्स इसके माध्यम से भेजेंगे ताकि सर से मैं आपके सवालों को सर से मैं पूछ सकता हूं। तो प्लीज सर। हाँ बिल्कुल, यशस्वी जसपुर को आज पूरे छत्तीसगढ़ स्तर में ही नहीं बल्कि पूरे, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जानने लगे हैं। यशस्वी जसपुर की शुरुआत आदरणीय कलेक्टर महोदय प्रियंका शुक्ला जी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ था, और यशस्वी जसपुर के नोडल श्री विनोद गुप्ता जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किए। उनका जो क्रिएटिव विचारधारा रहा वो खुलकर यशस्वी जसपुर में आया, और उनके क्रिएटिव विचार के कारण ये जो प्रोग्राम आगे बढ़ा वो बढ़ता ही चला गया। मैं कहना चाहूंगा कि सर यशस्वी जसपुर जो काम करता है, आप देखे होंगे, सब परिचित होंगे कि हमारा जो काम होता है, मैं यशस्वी जसपुर का एक सक्रिय सदस्य हूँ। सर के साथ मिलकर मैं काम किया हूँ। मैंने बहुत करीब से देखा है कि सर के काम करने का तरीका क्या है, कैसे वो सृजन करते हैं, कैसे क्रिएटिव तरीके से काम करते हैं, कैसे भी प्रॉब्लम्स जो जसपुर के हैं, जसपुर जिले के हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखा गया कि यशस्वी जसपुर
लगभग सारा कार्य करके शिक्षकों को दे देता है, बच्चों के लिए उपलब्ध करा देता है। जैसे हम शुरुआत करें जून के महीने में हम शिक्षकों को पहले प्रशिक्षण देते हैं जिले यशस्वी जसपुर अभी विशेषकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए ही चल रहा है, उसके लिए हम लागू किए हुए हैं। तो यशस्वी जसपुर के द्वारा हम शिक्षकों को पहले प्रशिक्षण देते हैं कि आपके अध्ययन अध्यापन में जो भी समस्या आ रही है या कहीं आपको नॉलेज की जरूरत है या कोई एकेडमिक हो चाहे प्रशासनिक जैसी भी समस्या हो, आप रख सकते हैं। एक ही दिन का प्रशिक्षण होता है हर विषय का, और उसमें हम प्रत्येक दिन एक एक विषय का होता है। कुल 26 विषय, तो लगभग 26 दिन प्रशिक्षण चलता है। अच्छा। तो उस 26 दिनों में हम शिक्षक के समस्या को जानने की कोशिश करते हैं कि हमें रिजल्ट बनाना हो, हमें बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाना हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें चर्चा किया जाता है, उसके अनुरूप उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये हर वर्ष आयोजित होता है। तो सेशन शुरू होने से पहले ही हम अपने सभी विद्यालय के सभी विषयों को शिक्षकों को तैयार कर लेते हैं। अच्छा। कि इस वर्ष हमें क्या करना है। हर वर्ष हमारी रणनीति अलग प्रकार से होती है। हम उसमें ये देखते हैं कि पिछले बार यदि हम 10वीं के बोर्ड परीक्षा में या 12वीं बोर्ड परीक्षा में पिछड़े, हालांकि ऐसा पीछे नहीं है, कभी पहला दूसरा होते रहते हैं। राज्य स्तर पर हमारा नाम है, पिछले बार 10 बच्चे टॉप 10 में हमारे जिले से आए थे। हाँ। फिर भी टॉप 10 में रहना या टॉप 10 के बाद हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहना एक चैलेंजिंग का काम है। अच्छा। इसके लिए आप रणनीति नहीं बदलेंगे या उसमें सुधार नहीं करेंगे, उस कमियों को नहीं देखेंगे, तो शायद आपका पोजीशन नीचे हो सकता है। तो इसलिए हम जैसे ही जून का महीना आता है तब से हम काम शुरू कर देते हैं। साल भर चलता है। पहले से प्रोग्राम कर लेते हैं, एक वार्षिक कैलेंडर बनता है। वार्षिक कैलेंडर पहले से निर्धारित होता है कि कब कब परीक्षाएं होंगी, कितने चैप्टर सबको कंप्लीट करना है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट के हिसाब से कैसे पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं। प्रश्न पत्र हम पूरा मतलब एक साल का पूरा वार्षिक कैलेंडर में सारे चीज लिखा जाता है। कब परीक्षा होगा, कब प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, सारा चीज तैयारी करके हम दे देते हैं। शिक्षक को कुछ नहीं करना रहता है, प्राचार्यों को कुछ नहीं करना रहता है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना रहता है। बस। तो ये इतना सटीक तरीके से बनाया गया है आदरणीय गुप्ता सर जी के द्वारा कि उसमें अगर उससे अक्षरशः पालन किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे सफल होते ही हैं। हमारे विद्यालय के शिक्षक भी बता सकते हैं, किसी भी विद्यालय में शिक्षकों से पूछा जाए कि अगर यशस्वी जसपुर के जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके अनुसार वो काम करते हैं तो बच्चे सफल होते कि नहीं होते, तो निश्चित रूप से सफल हो रहे। हमारा संकल्प उसका उदाहरण है, हमारा आत्मानंद उसका उदाहरण है और बहुत सारे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च है पूरे छत्तीसगढ़ में। ये जो जसपुर जिला में लागू हुआ था वाकई में बहुत ही सफलता मिला है सर, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं गुप्ता सर के साथ आपको भी जाता है और पूरे जो मेहनत कर रहे हैं स्कूल में उन शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले तो आपने यशस्वी जसपुर के बारे में बताया। यशस्वी जसपुर एक स्पेशल प्रोग्राम है, जसपुर जिला में एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में ये लागू किया है जिला प्रशासन ने। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो सबसे पहला सवाल, आप तो जिस टॉपिक के लिए हम बात करें सर, क्या गणित कठिन है? मैं अभी इसलिए इस प्रश्न को लेकर हंस रहा हूँ। सर आपने भी गणित पढ़ा है, तो ऐसा आप बचपन से सुनते होंगे कि गणित कठिन है। किससे सुने हैं? घर में माँ बाप से सुने हैं, समाज के लोगों से सुने हैं, और यहाँ तक कि स्कूल के शिक्षक भी बोलते हैं गणित कठिन है। अरे तो आप समझ सकते हैं एक साइकोलॉजी को कि जो बच्चा शिक्षक को सर्वोपरि मानता है, शिक्षक को सबसे बड़ा विद्वान मानता है, शायद अपने माँ बाप से भी, माता पिता से भी ज्यादा विद्वान मानता है। अब वही शिक्षक जो कि कई सालों से पढ़ा रहा है गणित को, वो जब बच्चों के सामने बोलता है गणित कठिन है, तो जिस बच्चे के लिए गणित कठिन नहीं होगा, जिसके अंदर प्रतिभा होगी गणित के लिए, उसकी प्रतिभा दब जाएगी। मतलब सुन के यदि कहा जाए कि गणित कठिन है तो हम मान लिया जिस दिन के गणित कठिन उस दिन कठिन हो ही जाएगा। अब इस पर हम विचार करते हैं गणित कठिन क्यों कहते हैं, क्यों ऐसा लगता है गणित कठिन? बिल्कुल। यदि आप आप लोग भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, अब ये पॉइंट पर बात हो रही है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपना जो नजरिया है वो भी आप भेजिएगा, उसके सवाल को मैं जरूर लूंगा। तो गणित कठिन क्यों है सर बता रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए। चलिए सर कंटिन्यू। पहले सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि गणित कठिन हमारे हिसाब से है, वास्तव में गणित कठिन है नहीं। ये हम सोच बना के रखे हुए गणित क्या है, कठिन है। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि जो मिडिल से, चूंकि मैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में हूँ, तो जब भी मिडिल से बच्चे आते हैं तो मैं पूछता हूँ कि सबसे कठिन विषय कौन सा लगता है, तो 90% बच्चे बोलते हैं गणित लगता है। तो चलो ठीक है, क्यों लगता है? तो बच्चे कहते हैं सर गणित पे बहुत सारा फार्मूला याद करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है।
हम बोले अच्छा समस्या याद करने का है, मतलब गणित कठिन नहीं है, ज्यादा याद करना पड़ता है इसलिए कठिन लगता है। ठीक है कोई बात है, क्या याद करना पड़ता है? सूत्र याद करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा कौन सा विषय जिसमें याद नहीं करना पड़ता है? ऐसा कोई विषय नहीं। सबसे सरल विषय कौन सा लगता है? तो बोलते सामाजिक विज्ञान लगता है, हिंदी लगता है। क्यों सरल लगता है? तो सर उसमें याद नहीं करना पड़ता है। बोले ये तो गलत फहमी है आपकी। हिंदी में कैसे याद नहीं करना पड़ता? आपको दोहा याद करते हो, छंद याद करते हो, प्रश्नोत्तर याद करते हो, ठीक है। हाँ, ये सामाजिक विज्ञान सरल लगता है, क्यों लगता है सर? उसमें इतिहास तो और भी सरल लगता है, क्यों लगता है? बस कहानी जिस लोग पढ़ लेते हैं और हम उसे लिख के आ जाते हैं। देखिए मैं जो भी कह रहा हूँ बाकी विषय वाले अन्यथा नहीं लेंगे, ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मतलब ये क्या लॉबी चला हुआ है? हाँ। हाँ। तो इतिहास में क्या याद नहीं करना पड़ता है? तो देखिए भाई ईस्वी सन तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कौन से राजा ने कब क्या किया वो सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो याद करने वाला मैटर जो है तो हर जगह है। हाँ बिल्कुल, याद करने वाला मैटर तो हर जगह, गणित में हर विषय में है। क्या चीज याद नहीं करते हैं? 15 अगस्त में हम कार्यक्रम करना हो, किसी जगह कुछ कार्यक्रम करना हो तो हमको याद करना ही पड़ता है। डांस का स्टेप भी याद करना पड़ता है। डांस का स्टेप भी याद करना पड़ता है। आप निबंध लिखते हैं तो भी आपको याद करके लिखना पड़ता है। तो याद करने वाला मैटर ये कठिनाई को नहीं बताता है। सही है, सही है, सब जगह याद करना पड़ता है। हम बोले याद करने वाला बात तो छोड़िए भाई, आपको सब जगह भाई जब आप इतिहास में याद कर रहे हैं ईस्वी सन को, हाँ। राजा का नाम याद कर रहे हैं, घटना स्थल भी याद कर रहे हैं, कब कब वो, तो इसमें भी करना ही इसमें पड़ेगा। भी आपको याद करना पड़ रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है भाई? गणित का तरीका अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी विषय कठिन है फिर। हाँ, अगर याद करना कठिन काम है तो सभी विषय फिर कठिन है। तो हमारे बच्चे बोलते हैं हाँ सर ये बात तो सही है, हम तो याद करते हैं, याद तो सब में करते हैं। हाँ, और बताओ कठिन क्यों लगता है? तो इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सेकंड स्टेप। हाँ, सेकंड स्टेप क्या बोलते हैं? इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो हम इस बात को बोलते हैं, क्यों आपको लगता है कि आपका दिमाग कम है क्या? आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब आपको लगता है कि आपका दिमाग कम है। हाँ। आपके पास दिमाग है तभी तो, क्योंकि इस सिलेबस की जिसने रचना की उसे पता है कि इस स्तर में जो बच्चे आएंगे उनका इनका दिमाग प्रयोग किया जा सकता है। हमारे आप लोग सभी जानते हैं, हमारे जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, जैसे आइंस्टीन हुए, हमारे न्यूटन हुए, वो 5% 10% दिमाग प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग 0.001% दिमाग प्रयोग करते ही हैं। उतना भी नहीं कर पा रहे, उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत कम दिमाग आपको प्रयोग करना है, उसी में आपको गणित सीखना है। और आपको अकेले नहीं करना है, आपके साथ शिक्षक है, माता पिता है, गाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो खतरनाक रिसोर्स भी है। हाँ, और अब तो मोबाइल आपके हाथ में आ गया है, पूरा टेक्नोलॉजी। पहले हमारे पास यदि गणित में कुछ समस्या हो जाती थी हल करते समय, तो बताने वाले एकमात्र या तो ट्यूशन के टीचर होते थे या विद्यालय के शिक्षक होते थे। कहीं कहीं तो बच्चे को ट्यूशन भी नसीब। हाँ, जो गरीब बच्चे या गांव के विद्यालय में ट्यूशन में कौन पढ़ाए, या कहीं गणित के शिक्षक होते थे। अब तो मोबाइल आ गया है, उसमें सारा चीज आपको मिल जाएगा, बस आप बोल के डाल दीजिए मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास केवल पाठ्य पुस्तक ही एक व्यवस्था था पढ़ने के लिए, और कोई दूसरा व्यवस्था नहीं था। गाइड भी नहीं था। गाइड था, लेकिन पाठ्य पुस्तक जो बात वही गाइड मिलेगी आपको, बात बराबर है। और हमें मना किया जाता था कि गाइड से आपको नहीं पढ़ना है। और आजकल ठीक है, आजकल भी मैं ये बोलता हूँ कि आप पहले अपने दिमाग का प्रयोग करें, उसके बाद गाइड का यूज करें। फिर गाइड का प्रयोग करें। आप आपका दिमाग का जो बेहतरीन प्रयोग कर चुके हैं, हाँ। उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा है, फिर भी समय दे। मैंने अनुभव किया है कि कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो गणित सुबह नहीं बना है वो शाम को बन जाता है। क्या बात है। जो आज नहीं बना वो कल बन जाता है। दिमाग की स्थिति हमेशा एक जैसा रहती नहीं है, वो बदलते रहती है। जैसे सर ने कहा कि गणित जब नहीं बनती थी तो रात भर जाकर को गणित को टेंशन पकड़। बिल्कुल आपने मुझे जब पढ़ा रहे थे ना आप कॉलेज में, हाँ। उस समय ये बात आपने कहा था कि जब कोई गणित नहीं बनता था हाँ। तो टेंशन पकड़ देता था, जब 2 बजे 3 बजे तक बनता फिर नींद। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बोले हैं। ये स्वभाव व्यवहार जो था वो मेरे पिताजी के साथ भी था। हाँ। उनसे जो गणित नहीं बनता था वो लेके बैठ जाते थे, जब तक नहीं बनता पर सवेरा क्यों न हो जाए वो करते तो उसके पीछे पड़े रहते थे। और शायद उनके जेनेटिक ये गुण मेरे अंदर भी आया कि जब विशेषकर मैं जब कॉलेज पहुंचा तब ये भाव मेरे अंदर आया। हाँ। जब मैं थ्योरम पढ़ना शुरू किया, मुझे थ्योरम बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं देखता था जो थ्योरम मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं बिल्कुल नर्वस हो जाते थे। नर्वस हो जाता, दिन रात सोचते रहता था क्यों, ये क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ये समझता था। और दूसरी बात तो मैंने देखा कि जो गणित पढ़ना है वो साइकिल के चलाने सीखने के बराबर होता है। सेम। हाँ, अब देखिए आप ही बताइए मुकेश सर, आप जब अभी आपको साइकिल चलाना कैसा लगता है? कठिन लगता है कि सरल लगता है?
वो तो 5 साल बाद भी चलाएंगे ना, हाँ। तो हाथ पैर वहीं जाने लगेगा, मतलब सरल लगता है। सरल लगता है, लेकिन शुरू में जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो कठिन लगता था, भयानक। सारा दिमाग लगाते थे आप साइकिल चलाने में, हैंडल का सीधा होना चाहिए, आपका पैडल पे आपका पैर होना चाहिए, पैडल घूमना भी चाहिए, ठीक है, और कान में सुनाई भी देते रहना चाहिए, पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, घंटी का यूज करना चाहिए। इतना आप याद कर सकते, जितने भी साइकिल चलाना सीखो, याद कीजिए उस समय आपकी अवस्था क्या होती थी। अरे और आपने कई सालों तक जब साइकिल को चलाया तो आसान हो गया। अब क्या हो गया, पहले हैंडल पकड़ के चलाते थे तो गिर जाते थे शुरू में, कैंची साइकिल चलाते हाँ, थे। अब इतना अभ्यास कर लिया आप लोगों ने साइकिल चला के, अब हाथ छोड़ के चलाते तो भी नहीं गिरते हैं। सही बात है। तो ये ऐसा क्या हुआ कि अब हाथ छोड़ के चला रहे तो भी हम नहीं गिर पा रहे हैं? स्किल डेवलप हो गया, इसके मतलब आपने अपने दिमाग को अभ्यास करा दिया। बिल्कुल। मतलब क्या हुआ, आपने अपने दिमाग को साइकिल चलाने का करा दिया, अभ्यास करा दिया, तो दिमाग को इतना अभ्यास हो गया कि आपके आपने बोला ना हाथ अपने आप चले जाते हैं। टाइप राइटिंग जब करते हैं, हाँ। शुरू में देख के सीखते हैं, बाद इतना अभ्यास हो जाता है देखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बात है। तो अर्थ ही ये है कि अभ्यास। तो गणित तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। गणित कठिन लग रहा है क्या? आप सर ने कहा कि गणित ना पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण कठिन है नहीं, अभ्यास की चीज है, आपसे अभ्यास किया। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गणित विषय को हम प्रश्न हल करने के हिसाब से ही देखते हैं। अभी भी बच्चों से पूछे कि गणित विषय क्या है, गणित क्या है, तो बच्चे के दिमाग में क्या आता है, गणित का पुस्तक आता है, उसमें लिखे हुए प्रश्न आते हैं, वही गणित, जोड़ घटाव गुणा भाग, यही गणित को तो ये समझते हैं, उसको मतलब ऑपरेशन को कंप्लीट करना। हाँ। मतलब देखिए, जैसे हम भाग कर रहे हैं, भाग करते हैं बाएं तरफ से करते हैं, जबकि जोड़ घटाव दाएं तरफ से करते हैं, ये एक एल्गोरिदम है, कुल मिला एक तरीका है हल करने का। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम जोड़ क्यों रहे हैं, घटाव क्यों रहे हैं, गुना क्यों करते हैं, गुना का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब क्या होता है, भिन्न है, भिन्न में 1/2 लिखा उसका मतलब क्या होता है, हम बचपन से नहीं समझाते हैं। शिक्षक भी क्या करते हैं, पुस्तक लेते हैं, प्रश्नावली के प्रश्न को बनाना शुरू कर देते हैं। बच्चा गणित को कैसे समझेगा, बच्चा गणित कठिन लगेगा ही। एक बार मैं आपको एक सवाल बताया था सर, ध्यान होगा तो, जैसे भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, हाँ। उचित और अनुचित। हाँ। तो एक जगह मैंने बिना रंगे वाला का भिन्न को लिख दिया। अच्छा। तो एक शिक्षक महोदय कहते हैं ये भिन्न नहीं है। हाँ। तो ये हुआ क्या कि प्राइमरी सेक्शन में कल रंगीन वाला भाग को ही भिन्न दिखाया है। अच्छा। लेकिन अगर एज ए गणित टीचर अगर बिना रंगे को भी भिन्न दिखाएंगे तो हम नहीं, रंगा हुआ भाग 1/2 है, तो बिना रंगा हुआ भाग कितना है? 1/2 और ही होगा भाई। 1/2 किस चीज को बताता है? तो ये वो संकेत है ना। अगर किसी भाग को हम गणितीय तरीके से बताना चाहें तो वो संकेत है। बिल्कुल। तो भाई जो रंगा हुआ है वो भी एक भाग है, और जो नहीं रंगा हुआ है वो भी एक भाग है। दोनों को हम संकेत को प्रदर्शित कर सकते हैं, गणित को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या है कि बेसिक नॉलेज अगर लेना है तो अभी सर कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, हम बीच में चर्चा करेंगे अभी। बिल्कुल। तो गणित विषय कठिन है कि नहीं है, सर ने आपके सवालों का बखूबी जवाब दिया है। सर मैं कुछ गुरु का कुछ और मैं शेयर करना चाहूंगा अपनी बातों को। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि गणित विषय के पीछे बच्चे यदि नहीं लेना चाहते हैं, मैं घटा बताना चाहूंगा आप सभी को कि 96 में जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था, बिल्कुल उस समय गणित में इसी बॉयज स्कूल, जसपुर के जो बॉयज स्कूल है, जो अभी आत्मानंद हिंदी आत्मानंद बन चुका है, वही मैंने पढ़ाई किया है। उस समय कक्षा 12वीं में 60 स्टूडेंट हुआ करते थे गणित में। और आज की स्थिति यह है कि बड़े बड़े स्कूलों में भी गणित में जो हायर स्तर का जो गणित है, मतलब 11वीं 12वीं का हायर सेकेंडरी का जो गणित है, उसमें 10, 12, 15 बच्चे या 20 बच्चे से ज्यादा नहीं होते हैं अभी भी। अब ऐसा क्या हो गया, अभी भी स्ट्रेंथ उतनी ही है, अभी भी 1000 बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय में। हमारे जमाने में भी 1000 बच्चे पढ़ा करते थे। तब ऐसा क्या हो गया कि कहने का मतलब साफ है कि गणित में बच्चों का रुचि घटा है, तभी बच्चे गणित लेकर पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अभी 20 बच्चे अधिकतम एक विद्यालय में, किसी विद्यालय तब शून्य हो गया है, गणित के विद्यार्थी मतलब 20 से बंद होने के कगार पे पहुंच गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि इसका कारण सीधी सी बात है कि बच्चे के गणित विषय में रुचि घटा है। अब ये ध्यान दें कि रुचि क्यों घटा, इस पर काम करने की तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा इसके पीछे शायद हम शिक्षकों का, मैं भी अपनी उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, हम शिक्षकों का ही हाथ है। शायद हम प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में इतने अच्छे से गणित विषय को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं जिससे बच्चा गणित में रुचि उत्पन्न करे। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, ट्रेनिंग में ज्योति श्रीवास्तव मैडम ने एक बहुत मुझे अच्छा एग्जाम्पल बताया था कि हम अपने विषय को उस प्रकार से रिप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक फेरी वाला जो होता है वो कम पढ़ा लिखा हुआ रहता है, घूम घूम कर कपड़ा बेचता है,
और क्या करता है, हमारे पास आता है, हम एमएससी है, बीएड है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत विद्वान मान, बुद्धिजीवी कहा जाता है। ऐसा जीव जिसके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि, उसको बुद्धि, हम लोग बुद्धिजीवी कहा जाता है। और फेरी वाला वो लगभग खराब माल को, खराब कपड़े को हमको बेच के चला जाता है, बार्गेनिंग मस्त करके। बहुत अच्छा बार्गेनिंग करता है हमारे सामने। वो कहने मतलब है, वो अपने कपड़ों को कुछ इस प्रकार से दिखाता है, बतलाता है कि हम उसके साइकोलॉजी में फंस जाते हैं, उसके भ्रम जाल में फंस जाते हैं, और ना चाहते हुए, बहुत सारे कपड़े हमारे पास है, और ना चाहते हुए उसके बातों में आकर हम कपड़े खरीद लेते हैं। तो कौन बेस्ट हुआ, हम बेस्ट हुए, को फेरी वाला बेस्ट हुआ? फेरी वाला अपना काम कर गया, काम कर गया। वो बोलता है कि पहले बोलता है 2000 की साड़ी है, हाँ, फिर पता है कि सामने वाला कम कराएगा ही, वो 1000 कम कर देता है, अगला खुश हो जाता है, 1000 बेच के चला जाता है। फेरी वाला को 500 रुपया फायदा हो जाता है, आपको लगता है मेरे को 1000 फायदा हुआ, आपको बेवकूफ बना के चला गया। गणित के शिक्षक लेकर आपको बेवकूफ बना के चला गया। क्यों बना के चला गया? क्योंकि अपनी बातों को इस प्रकार से आपके सामने रखा कि आप फंस गए। इस तरीके, बेहतरीन तरीके, मैं उसके तरीकों को बहुत बेहतरीन मानता हूँ। वो हमारे घर में आके मेरी बहनों को, मेरी माँ को भी ठग देता है, साड़ी बेच के चला जाता है, कुछ भी बेच के चला गया वो। अरे ये तो बहुत बड़ा साइकोलॉजी है ना। हाँ, उसकी साइकोलॉजी तो हमसे बेस्ट है। तो हम बच्चे भी हमारे सामने, तो वो तो हमसे कम ज्ञानी है। जी जी जी। तो हम अपनी बातों को, अपने गणित वाली बातों को, गणित विषय की बातों को, या उसके चैप्टर्स को, या उसके विषय वस्तु को शायद उस तरीके से नहीं रख पाते हैं जिससे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। क्या बात है, क्या और उसका कारण ये है कि हम गणित को सिर्फ संकेत के रूप में लिखते हैं, हल कर देते हैं। हर शिक्षक ये सोचता है, या माता पिता भी ये सोचते हैं, या समाज के लोग भी, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि गणित को बच्चों को खूब प्रैक्टिस कराओ, खूब हल कराओ, तो बच्चा गणित में होशियार हो जाएगा, अच्छा नंबर लाएगा। हाँ, वो गणित को, फिर गणित नहीं आता। जैसे एक बात मैं बताना चाहूंगा सर, कि बहुत सारे माता पिता जो होते हैं, जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं, पहली दूसरी में जाते हैं, बिल्कुल, तो वो जब गिनती सीख जाते हैं 20 तक, तो मैंने देखा एक माता आई अपने बच्चों को लेके, फिर बोलते दास सर देखिए हमारा बच्चा जो है 20 तक गिनना जानता है। बोला अच्छा गिनाइए। तो बच्चा फटफट 1 2 3 4 5 20 तक बोल दिया। हाँ, तो अच्छी बात है। मैं उसे 12 वस्तु गिनने के लिए दिया, चलो बेटा 12 पेन से 12 वस्तु है, बताओ। हाँ। बच्चा नहीं गिन पाया। आप खुद ही समझिए, बच्चा गिनती सीखा क्या? वो तो बोलना सीख गया ना, उसकी मेमोरी पावर बहुत जबरदस्त थी, वो बोलना सीख गया। तो क्या बच्चा गिनती सीखा? गिनती सीखने या गणित किसी भी चीज को सीखने का मतलब ये होता है कि आप उसे अपने जिंदगी में प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, व्यवहारिक जीवन में। आप बताइए, गणित विषय सीखने का चीज है कि पढ़ने का चीज है? अब ये समझने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। साइकिल चलाना देखने की चीज है कि सीखने की चीज है? सीखने की चीज है। सीखने की चीज है। और 2-3 विषय बारे में कहूंगा, जैसे भाषा विषय हुआ, हाँ, हमारा सामाजिक विज्ञान विषय हुआ, बिल्कुल, ये पढ़ने का विषय है क्योंकि सबको नॉलेज मिलता है। लेकिन गणित हुआ, आपका विज्ञान हुआ, ये सब सीखने का है। उसमें लिखा रहता है आओ करके देखें, मतलब सीखिए, आप उसको सिखाने की चीज है, लेकिन हम उसको सिखाते नहीं है। तो भिन्न के बारे में बता के चले जाते 1/2, और उसका मतलब बताते नहीं 1/2 का मतलब क्या है, टुकड़ा ही क्या है। हाँ, मतलब क्यों इसको भिन्न की जरूरत पड़ी है, कभी नहीं बता पाते। बच्चों को क्यों इंटरेस्ट आएगा? देखिए आपको तभी मजा आएगा। देखिए आप सोचिए मुकेश सर, आपको साइकिल चलाने में मजा आता था कि नहीं आता था? अरे मत पूछिए, सपना में भी आ जाता था। सपना क्यों मजा आता था, बताइए। क्योंकि ना उस पर इतना खतरनाक रुचि सपने में भी साइकिल चला रहे, गिर रहे हैं। हाँ, तो वो रुचि पर्वत आप सीखने, अपने आप सीखने लगे ना। हाँ, हाँ। आप मौके की तलाश में रहते थे। जैसे मैं भी साइकिल, जब मैं साइकिल सीखा तो मेरे पास साइकिल ही नहीं था, तो मेरे पापा किसी से बात कर देते थे, इसको आज शाम को साइकिल देना 4 बजे, तो मैं इंतजार करता था कब 4 बजेगा, मुझे साइकिल मिलेगा, मैं साइकिल चलाना जाऊंगा। बना रहता था। मतलब इसका मतलब क्या हो कि यदि आपको रुचि उत्पन्न हो गई उस क्षेत्र में, तो आप खुद ब खुद उस काम को करने के लिए ललायित रहेंगे। क्या बात है, क्या बात, ललायित रहेंगे ना। उसी प्रकार से यदि हम शिक्षा के गणित विषय में रुचि उत्पन्न कर दे बच्चे को, तो खुद ब खुद ललायित रहेगा गणित पढ़ने के लिए। जैसे गणित में सर ने कहा कि कठिन तो है नहीं, रुचि उत्पन्न करिए। अब सर के लिए मैं 2-4 सवाल आ रहे हैं। रुचि उत्पन्न, देखिए एक और ध्यान देना चाहूंगा, मैं बहुत सारी बातें करना चाहूंगा, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। आप देखिए, हिमालय पर्वत पर चढ़ना ज्यादा कठिन है कि गणित का सवाल हल करना ज्यादा कठिन है? मछंद्री पाल ने हिमालय पर्वत पर चढ़ी। अभी बहुत सारे जसपुर के लोग, एक ताम्रकार कोई करके है मैडम, वो भी शायद हिमालय पर्वत पर चढ़ने की बहुत सफल हो गई थी वो। तो वो तो ज्यादा कठिन काम है ना हिमालय पर्वत पर चढ़ना। अरे टेढ़ी खीर है। तो जब उस कठिन काम कर पा रहे, तो गणित के जैसे सवालों को हल करना उससे ज्यादा कठिन तो नहीं होगा ना। वो क्यों चढ़ गई हिमालय पर्वत पे? कहीं न कहीं उसकी रुचि होगी, करके दिखाने का स्वभाव होगा, तभी वो चढ़ गई। क्या बात है।
तो मतलब आपके अंदर रुचि हो तो कठिन से कठिन काम को भी, जो आपको कठिन लगता है, हिमालय पर्वत पर चढ़ना मेरे ख्याल से अभी के काम, अभी दुनिया में जितने काम हो रहे हैं सबसे कठिन काम वही है। सही है। तो उस काम को भी लोग कर पा रहे हैं सिर्फ रुचि के कारण। तो हम शिक्षकों का कर्तव्य, हम माता पिता का कर्तव्य कि रुचि कैसे उत्पन्न कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है रुचि कैसे उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत आसान सी बात है, गणित को निजी जीवन से जोड़कर दिखाइए बच्चों को टेबल में गणित दिखाइए, ये जो लाइट लगा है गोल सर्कल में है इसमें गणित, बच्चा जब हर वस्तु में गणित देख पाएगा अपने आप रुचिपूर्ण हो जाएगा। वो गणित को बस पाठ्य पुस्तक में देखता है और हल करने के सवाल और हल के तरीके से देखता है, इसलिए उसके अंदर रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका रुचि जिस क्षेत्र में है। आप सोचिए बच्चा को मोबाइल चलाने में क्यों रुचि होता है, हर बच्चे को रुचि होता है, जबकि उसमें कोई ट्यूशन का जरूरत नहीं, ट्यूशन का जरूरत नहीं है। बच्चे को देखिएगा, हमारा बच्चा जो है जब 2-3 साल का था, जब मोबाइल का ABCD नहीं जानता था, वो मोबाइल के अक्षरों को पढ़ नहीं पाता था, तब भी वो यूट्यूब खोल लेता था, चला लेता था। अरे क्या बात है, कैसे हुआ ये? उसकी रुचि रही। देखिए बच्चे गेम खेलने में बहुत बिजी रहते हैं मोबाइल में, क्यों? क्योंकि उसको खेल में रुचि है। तो रुचि के कारण हम क्या करते हैं, कोई भी असंभव कार्य को कर पाते हैं। तो हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? आपने गणित में एक सवाल लिखा था पोस्टर में ही, गणित को आसान कैसे बनाए, आसानी से कैसे बनाए। कोई तरीका नहीं है इस दुनिया में आसानी से बनाने का, कोई तरीका है क्या? एक गणित को बनाने का एक आसान तरीका हो सकता है, लाखों करोड़ों गणित है, सबके लिए कोई ऐसा तरीका याद हुआ है कि आज तक कि एक ही तरीका से सब गणित को बनाया जा सके? मतलब नहीं हुआ है ना, फिक्स नहीं है ना। हाँ। मतलब बहुत सारे गणित के अलग तरीके हैं। हाँ। कुल में तरीका तो आपको याद करना ही पड़ेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। वैदिक गणित के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। हाँ। वैदिक गणित जो है बहुत कम समय में बहुत सारे गणित को हल कर देता है, उसके कैलकुलेशन का बहुत अच्छा साधन है। हाँ। जैसे मैं बोलूं कि 25 का वर्ग कितना होता है, तो 625 होता है। अगर एकाधिकार पूर्ववर्ती विधि से मैं उसको बनाऊं तो तुरंत बन जाता है वो। तो ट्रिक तो है, बहुत सारे ट्रिक है हमारे पास गणित बनाने के लिए, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के गणित को बनाने के लिए अलग अलग ट्रिक है। कुल मिलाकर आपको ट्रिक तो याद करना ही पड़ रहा है, और वो ट्रिक मजा भी आ रहा है, ट्रिक में मजा भी आ रहा है। तो मजे के लिए ठीक है कि आप ट्रिक को सीख लिए, अब बताए। गणित देखिए, शिक्षक भी गणित को जादू की तरह नहीं बताते हैं। जैसे मैं कक्षा में जाता हूँ कभी कभी, तो मैं TLM का बहुत प्रयोग करता हूँ गणित में। अच्छा। 10वीं तक का जो गणित है, पहले मैं इधर एजुकेशन बात करता हूँ, 10वीं तक ऐसा मतलब कुछ ही गणित होगा जिसमें आप TLM का प्रयोग, TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं कर सकते हैं, सहायक शिक्षा सामग्री के सहायता से हम उसको सिखा सकते हैं बच्चे को। बच्चा वृत्त, जैसे मैंने भी वृत्त पूरा पढ़ लिया स्कूल में, कभी वृत्त को मैं अपने घर के गिलास में, कभी माँ के चूड़ी में नहीं देख पाया वृत्त को, अपने समय में नहीं देख पाया, नहीं जोड़ ही नहीं पाया। क्षेत्रफल क्या होता है नहीं जानता था, सूत्र जरूर जानता था, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, पाई क्या होता था नहीं जानता था, बस एक सिंबल के रूप में यूज कर लिए। तो हमेशा मेरा दिमाग प्रतीकों को याद करने में लगा रहता था। πr² सब क्या है? प्रतीक है। क्षेत्रफल मतलब नहीं समझता क्या क्षेत्रफल होता है, परिधि मतलब क्या होता है ये भी नहीं जानता था। क्यों? तो क्या जो चीज आप नहीं जान पाते, जबरदस्ती उसको आपको रखना पड़ा, देखना पड़ रहा है, तो आपको मजा आएगा नहीं? अगर आपके सामने में तेलुगु भाषा की फिल्म चला दूं 3 घंटे तक, कितना मजा आएगा आपको? हमारे माइंड में 0 सन्नाटा हो जाएगा, बहुत कम समझ में आप बिल्कुल 3 घंटे में इतना बोर हो जाए जितना जिंदगी बोर नहीं हुए। सही है। लेकिन उसी अब फिल्म को, वही फिल्म वही है, मैं हिंदी में डब करके आपको दिखाता हूँ। फिल्म बहुत बेहतरीन थी, आपको बहुत मजा आएगा देखने में, और लोग बाग देखते भी हैं। तो क्यों मजा आ रहा है आपको? रुचि, क्योंकि अब वो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, रुचि आप जोड़ उस फिल्म के घटनाओं को आप अपने जिंदगी से जोड़ पा रहे हैं, तब मजा आ रहा है। तो जहां रुचि आपको उत्पन्न होगा, फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन भाषा का आप समझ नहीं पा रहे थे। तो भाषा और गणित एक दूसरे पूरक है, भाषा बिना आप गणित को समझा नहीं सकते हैं, और गणित बिना भाषा भी अधूरा है। कुल मिला करके दोहा, रोला, छंद जो भी आप समझाना हो तो आप गणित के मात्रा को गिर के बता सकते हैं। तो कहने मतलब क्या, रुचि यदि आपका उत्पन्न हो गया, लगन आपका उत्पन्न हो गया, तो मजा आ जाएगा, आपको मजा आने लगेगा। और जिस चीज में जब मजा आता है, 3 इडियट पिक्चर देखोगे, जब आपको मजा आने लगता है ना, तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मजा आना चाहिए। तो हम पहले से बता देंगे बच्चे को कि कठिन है, हमेशा डराते रहेंगे, गणित उसके लिए डर का विषय हो जाएगा। वो डर से गणित पढ़ेगा, ना कि मजे के लिए पढ़ेगा। तो आप जब TLM का प्रयोग करते हैं बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए, आप वृत्त को लेके जाते हैं, त्रिभुज को लेके जाते हैं। जैसे कि देखिए, एक और बात बताना चाहूंगा,
जब प्रमेय पढ़ते तो प्रमेय देखिए बच्चों के लिए 10वीं तक का जो गणित कठिन क्या लगता है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक अलजेब्रा कठिन लगता है, बीजीय व्यंजक, और दूसरा प्रमेय कठिन लगता है, जो थ्योरम है। थ्योरम होता है जो सिद्ध करने वाला होता है। हाँ। अब क्यों कठिन लगता है, कभी कोई शिक्षक सोचे होंगे या मैं सोच पाया हूं तो मैं बताना चाहूंगा। अलजेब्रा क्यों कठिन लगता है कि देखिए पहले बात तो गणित क्या है, एक अमूर्त है। अमूर्त कहने मतलब जैसे अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वो इस दुनिया में दिखता नहीं है, लेकिन उसी से पूरा दुनिया चल रहा है। भगवान की तरह, भगवान दिखता नहीं है हमको, लेकिन पूरा हम कहते पूरा दुनिया चला रहा है, ठीक है। हाँ। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यदि मैं बोलता हूँ शंकर भगवान बोलता हूँ या मैं ईसा मसीह बोलता हूँ, तो जितने मेरे दर्शक बैठे हुए हैं देख रहे हैं मुझे, आपके दिमाग में शंकर भगवान की कैसी आकृति आई? एक जटा होगा, सांप होगा उनके में, जैसे मतलब हम देखते आए हैं। हाँ, वैसा छवि बन जाता है, बन जाता है। हाँ। तो आप पोस्टर में देखे हैं तभी आप कल्पना कर पा रहे हैं, नहीं कल्पना कर पाते क्या? नहीं, हमारे माइंड में अगर कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, हाँ, तो दिखता ही नहीं दिखता। हम जीरो को सिर होकर मान सकते थे। हाँ, ईसा मसीह का नाम बोलता हूँ तो दिमाग क्या था, क्रॉस होगा, एक साधु जैसे व्यक्तित्व के लोग होंगे, और वो जो है ना उसमें हाँ, ठोके होंगे, ठोंगे ऐसा ऐसा दिखाता है, वो लोगों को ज्ञान दे रहे होंगे, ऐसा दिखता है। तो ऐसे किए होंगे, ऐसे किए जो भी है। हाँ। तो ये कैसे ये क्यों हमारे दिमाग में आ रहा है? क्योंकि जो पोस्टर हम लोगों ने देखा है बचपन से, हमारे माता पिता ने हमें जो पोस्टर दिखाया, देखो ये हमारे भगवान है, तो हमारे दिमाग में छप गया। भगवान तो अमूर्त है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। अब उसको समझने के लिए इंसानों ने क्या बना दिया? पोस्टर बना दिया, मूर्ति बना दिया, सब चीज के लिए, मतलब संकेत बना दिया। कहने का अर्थ ये, हाँ, गणित की भाषा में कहते हैं, हाँ, संकेत बना दिया गया। अब उस संकेत को हम अपने दिमाग से जोड़ लिए हैं। यहां तक कि देखिए गणित ही नहीं, भाषा में जैसे अ से अनार, आ से आम पढ़ाते हैं, तो अ से अनार क्यों बोलते हैं, आ से आम क्यों बोलते हैं? आ ही सीधे पढ़ा देते हैं, क्योंकि अ से अनार, आ से आम भी इस दुनिया में लिखा हुआ नहीं है कहीं भी। हम बस उस लेटर को समझाने के लिए उसका सहारा लेते हैं, उस प्रतीक को अब समझाना है। ये तो लिप देखिए, हम क्या है, कुछ भाषा बनाए, हाँ बिल्कुल, वो भाषा को हमको अब आगे बढ़ाना है। तो हमने क्या बना दिया? लिपि। क्योंकि लिखा रहेगा तो हमारे जितने भी भविष्य में हमारे जो भी आगे आते जाएंगे, हमारे भविष्य के जो भी हमारे बेटा बेटे रहेंगे, उस लिपि के माध्यम से हमारा क्या होगा, भाषा का विकास होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए लिपि भी तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसको समझने के लिए हम लोगों ने प्रतीक बनाया, अ से अनार। अब उस प्रतीक को समझने के लिए अ से अनार बोलते हैं। मतलब अनार इस दुनिया में बच्चे ने देखा है, उससे जोड़ के बताते हैं। मतलब ये वस्तु का नाम है, वो इस प्रतीक से शुरू हो रहा है। अनार को हम अ से जोड़ के बताते हैं, बस, ठीक है। नहीं तो अनार की जगह कोई दूसरा वस्तु ले सकते हैं। अगर आ से अनार नहीं बच्चों को बताते, सिर्फ अ लिख देते, तो बच्चा अ का मतलब क्या समझता है? नहीं कुछ समझता है, चित्र नहीं बन पाता, उसका दिमाग क्या बनता है, यही आ है बस, उतना ही समझता है, उसका अर्थ नहीं समझ पाता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गणित में हम प्रतीक दो ऐसा लिखते हैं, जैसे हम जाते कक्षा 1 में जाते हैं या KG1 KG2 में, हमारे जो शिक्षक होते हैं, माता पिता हाथ पकड़ के एक लिख रहे हैं, देखो बेटा ये 1 है, ये 2 है, सिलेक्ट होता था। प्रतीक को बच्चा सीख रहा है, जी जी जी, 2 को थोड़ी सीख रहा है, वो सिंबल को सीख जा रहा है। हाँ। तो प्रतीक मतलब अंक हुआ। जब उस प्रतीक से हम, जैसे मैं आपको 2 पेन लाया, तब 2 पेन लेकर आ जाएंगे। अगर मैं 2 बोलता हूं भाषा में और 2 पेन आप लेकर आ जाते हैं, मतलब आप 2 का अर्थ समझ गए, तभी तो लेकर आ रहे हैं ना। और 2 लिखा बोला और इतना सारा चीज को ले आया तो फिर मतलब 2 की समझ उसके अंदर नहीं आई है, ये मतलब हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहला मेरा संदेश ये है कि आप जो भी गणित शिक्षण करते, चाहे माता पिता हो चाहे शिक्षक हो, पहले गणित को आप बच्चे के निजी जिंदगी से जोड़िए। जैसे मैं कभी कभी रील्स भी देखते रहता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि सब कई मतलब आलोचना करते हैं कि ये 10वीं तक साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़ाया गया डायरेक्ट। हाँ, ये कहाँ प्रयोग होता है जीवन में, कहाँ प्रयोग होता है जीवन में? जबकि 10वीं तक के गणित को जीवनोपयोगी गणित कहा गया है। मतलब ऐसे गणित 10वीं तक हम जरूर 10वीं तक के जितने गणित सिलेबस में डाले गए हैं, वो आपको जीवन में प्रयोग होना ही है कहीं न कहीं। बिल्कुल, आप नहीं कर पाते वो अलग बात है, ठीक है। तो 10वीं तक के गणित को जीवनोपयोगी गणित है, उसके बाद हायर मैथमेटिक्स बोला जाता है 11वीं 12वीं के, बिल्कुल, या उसका हायर मैथमेटिक्स नाम बदल गया देखिए, लेकिन 10वीं तक के गणित को हायर मैथमेटिक्स कभी नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता है। उसको जीवनोपयोगी, जीवन के लिए उपयोग में आएगा यह गणित। इसलिए वो आप देखिएगा जितने कंपटीशन एग्जाम आप लिखते हैं सब 10वीं तक का ही आएगा। बताइए बैंकिंग का बताइए, IAS का, कितने भी कंपटीशन बताइए ना, रेलवे का बताइए, किस स्तर का गणित आता है।
8वीं 9वीं 10वीं से स्तर का गणित, उससे ऊपर गणित कभी नहीं आता है। स्पेशल सिलेबस में लिखा भी होता है हाँ। कि 10वीं तक के स्तर का ही विज्ञान या गणित आएंगे, क्यों सामाजिक विज्ञान आएंगे, क्यों ऐसा बोला जाता है? बेसिक वही। मतलब उस 10वीं तक क्यों हर विषय बच्चों को पढ़ना पड़ता है? अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि उस स्तर तक का जितना सिलेबस बनाया गया है उसका प्रयोग हमारे जीवन में कहीं न कहीं है। ठीक है, वो जीवन में उपयोग कर पाएगा। अब साइन थीटा कॉस थीटा का सवाल उठता है कि साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़ाते हैं, ये कब प्रयोग होता है? ठीक है, तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा के माध्यम से ऊंचाई निकालने का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, कभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे कभी कभी स्टेटस में डालता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए मैं अपने बच्चों को कैसे रुचित करता हूँ। मैं वो इंस्ट्रूमेंट बनाया, क्लास में गया, जाकर रख दिया। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे का ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, बच्चे का ध्यान क्या है, मेरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है कि सर आज लाए क्या चीज है। ये मतलब अचानक जिज्ञासा पैदा कर दिया, मैं बिना कुछ बोले बच्चे के अंदर क्या पैदा कर दिया, जिज्ञासा पैदा। अब मैं 15-20 मिनट हो गया और उसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के, तो बच्चे लोग खुद ही, था फ्रेंडली व्यवहार है मेरा, बच्चे लोग खुद ही बोलने लगे सर बताइए ना सर ये क्या चीज है। देखिए रुचि अपने आप बच्चे के अंदर उत्पन्न हो, मैंने कुछ किया नहीं, बच्चे की रुचि अपने आप उसके ऊपर हो गई। ये हुई बात। टीएलएम कितना, ये क्या है बताइए, बोले बताएंगे बेटा बताएंगे। फिर मैंने वेट कराया, अब उनके अंदर इतना ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो गया कि बोलने लगे सर अब रुक जाइए, पहले बताइए 10 मिनट बचा है क्लास बाद जाइएगा, अब बताइए ये क्या चीज है, बाद जाइएगा। तरीका है उत्पन्न करने का, ले जाइए रख दीजिए। हाँ वाह क्या बात। आप बताइए क्यों लाए आज, क्यों दिखाना, क्या दिखा, मतलब 15-20 मिनट पढ़ाया बच्चे, मुझे लगता है बच्चे 15-20 मिनट तक मेरे, मैं क्या पढ़ाया उसको ध्यान ही दे पाए। बिल्कुल, पूरा ध्यान कहाँ रहा, टीएलएम पे रहा, क्या चीज लेके आया हूँ। बाद में उसे लेके गया, मैं बताया देखिए बेटे आपको यदि इस पेड़ की ऊंचाई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत ऊंचा पेड़ चढ़ाएंगे क्या, तो नहीं चढ़ पाएंगे, कैसे उसका ऊंचाई निकालेंगे। हिमालय पर्वत की ऊंचाई पता है, हाँ सर पता है 8,048 किलोमीटर में है, तो बताइए कैसे निकाले होंगे, क्या हिमालय पर्वत पर चढ़ के वहां से फीता को नीचे लटका है क्या, तो नहीं सर ऐसा तो नहीं हुआ, फिर कैसे निकाल लिए तो सर हाँ ये बात है, कैसे निकाल लिए, तो देखो यही है साइन थीटा कॉस थीटा, यही इंस्ट्रूमेंट है, यही सब साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा लगाकर ही हिमालय पर्वत की ऊंचाई को, चांद की दूरी या चांद की दूरी, सूरज की दूरी को यही साइन थीटा कॉस थीटा निकालता है, और कोई दूसरा मेथड नहीं है निकालने का। तो साथियों सर बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बातों को बता रहे हैं। देखिए और एक ये बात चाहूँ सर, मैं जान रहा हूँ कि मतलब ना गणित ना एक ऐसा मजेदार है सर का, वो सुनने के लिए मैं ना तरस जाता हूँ। बिल्कुल और आप बताते रहिए, मैं 2 घंटा इंतजार कर सकता हूँ। मैं तो इतनी सारे बातें बता सकता हूँ कि बच्चों की रुचि कैसे उत्पन्न हुआ जाता है। जो बच्चा अनपढ़, मतलब बिल्कुल गणित उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसके अंदर भी आप रुचि पैदा कर सकते हैं, मजा पैदा कर सकते हैं। मैं गणित के माध्यम से बच्चों को हंसाना भी शुरू कर देता हूँ। क्या बात है, चुटकुला बना हंसाना शुरू कर देता हूँ। मतलब क्लास में लगता है कि सर आगे, मतलब बच्चे और सर मतलब और बारे में नहीं जानता, लेकिन गणित को सर मतलब सब डरते हैं गणित वाले सर से एक तरह से। हाँ, लेकिन मेरे क्लास में जाने के बाद बच्चे लोग मतलब खुशी से मतलब इंतजार करते मेरे क्लास का कि सर 10 सर क्लास कब लगेगी। क्या बात, ऐसा नहीं बच्चों को नहीं डांटता हूँ या नहीं मैं, लेकिन बच्चे लोग इंतजार करते हैं आज सर क्या बताएंगे नया। तो मैं इंस्ट्रूमेंट लेके जब जाता हूँ, बच्चे लोग को जब सिखाया साइंस, मैं अच्छे प्रकार से जानता, अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जो बच्चे जो साइन थीटा कॉस थीटा में इंस्ट्रूमेंट लेके गया था, मैंने कभी आपको वीडियो में मुकेश सर को शेयर कर दूंगा, आपको शायद दिखाएं कभी, तो देखिएगा बच्चे बिल्डिंग की ऊंचाई निकाले लगभग इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि हो सकता है, लगभग सही ऊंचाई बच्चे निकाले थे प्रयोग करके। मैंने वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों को निकाला। एक दिन बच्चों को बोला चलिए आप लोग घर में जो भी गोल वस्तुओं से लेकर आइए, कल हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना। नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने, आप लोग लेकर आइए, कल कुछ नया चीज सीखेंगे। क्या बात है, आपको विश्वास नहीं होगा, आज की उपस्थिति 20 थी 40 में, कल की उपस्थिति 35 हो गई। ये वाह, बहुत 20। जब मैंने बोला कि आप घर का कोई सामान लेकर आइए, जो गोल है, कोई थाली लेकर आए, कोई गिलास लेकर आए, मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, देखिएगा कैसे बच्चे खुश हैं। मेरे क्लास का इंतजार कर रहे थे कि दास सर का सेकंड पीरियड लगता है, ये हम लोग थाली लेकर, गिलास लेकर आए, चूड़ी लेकर आए, अंगूठी लेकर आए, पैसा लेकर, सिक्का लेकर आए, मुझे परिधि और क्षेत्रफल बनाना था। बस धागा लेके आना, ऐसे बहुत सारा उपाय कर बताता, लेकर आए। जैसे मैं घुसा, बोलने सर हम लोग लेकर आए हैं, जल्दी से बताइए क्या करना है। ये होता है, देखिए बच्चे लोग फिर सीखे पूरा। मैं जानता था आधा घंटा इसे कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, तो अगला पीरियड जो मेरे संस्कृत का होता है, उस पीरियड को मैंने सर से, ऐसा हर दिन होता नहीं है,
आपको ऐसा कुछ करना हो तो सप्ताह में 1-2 दिन कर सकते हैं, एक दूसरे से सहयोग लेकर हाँ के। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने 1 घंटे पूरा क्लास लिया, 1 घंटे 20 मिनट का क्लास लिया मैंने, और 1 घंटे में पूरे 40 बच्चे को करके दिखाया कि परिधि का मतलब क्या होता है। बच्चे से पूछ देखिए परिधि और वृत्त में क्या अंतर है, बच्चे लगभग नहीं पता, बच्चे जानते नहीं परिधि मतलब वृत्त का माप होता है, माप होता है, नहीं जानते बच्चे। तो बच्चे उस दिन सीखे कि इसको परिधि कहा जाता है, कैसे मापते हैं, कैसे सीखे परिधि को मापते हैं, पाई और डी में क्या मतलब, पाई कैसे बनता है, सरकमफ्रेंस अपॉन जो डायमीटर लेते हैं तो उसका वैल्यू कैसे क्या होता कांस्टेंट है। आता है, ये सारी बात हुई। दूसरा मैं थ्योरम के बारे में, तो उस दिन बच्चे जो किए उसके बाद कई दिन तक याद करते रहे, और बच्चे आज भी नहीं भूल पाए हैं कि वृत्त का जो परिधि का सूत्र क्या होता है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। कभी भी जाके पूछ सकते हैं, हमेशा के लिए क्यों याद हो जाता है, हमेशा के लिए करके देखते हैं तो क्यों याद हो जाता है। आप खुद ही सोचिए, साइकिल आप कई साल तक चलाए, अब 10 जैसे मैं, अब मेरे पास साइकिल भी है, स्कूटी भी है, कार भी है, मैं 15 साल से साइकिल चलाया नहीं हूँ, लेकिन अभी आप साइकिल चला नहीं तो चला लूंगा। क्या बात है। मैं क्या साइकिल चलाना भूला क्या, मैं नहीं भूला, वो स्किल क्यों नहीं भूला, मैं क्यों नहीं भूला, स्किल डेवलप हो गया, वो पूरा स्किल डेवलप हो गया। उसी प्रकार से बच्चों में गणित का स्किल डेवलप करना है, हमको कैलकुलेशन उनको नहीं सिखाना है, वो खुद कर लेंगे बच्चे। हम शिक्षक भी बच्चे की क्षमता पर कम विश्वास करते हैं, नहीं सकोगे उसको, हाँ, नेगेटिविटी की ओर हम सोचते हैं कि बच्चे नहीं कर पाएगा, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बात नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी खुद आप यदि माता पिता हैं तो खुद देखिए, आप आपके बच्चे ज्यादा अच्छा मोबाइल चलाना जानते हैं कि आप ज्यादा अच्छा मोबाइल चलाना जानते हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली बच्चे ज्यादा जानते हैं। क्यों? आप तो भाई एमए किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, तो बच्चे ज्यादा अच्छा मोबाइल चलाना क्यों जानते हैं? उसकी क्षमता आपसे अधिक कैसे है मोबाइल के क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में। क्या बात है, ये दैनिक जीवन का हमारा ये सोच कि हमारी क्षमता अधिक है, बच्चे की क्षमता कम है, इस भूल मत। और एक उदाहरण देता हूं क्षमता के विषय में। आप मोटरसाइकिल कई साल से चला रहे हैं, बच्चा भी 5 साल से चला रहा है, आपसे बेस्ट चलाएगा वो, वाकई क्यों बेस्ट चलाता है वो? तो समझिए बात को, बच्चे की क्षमता बहुत है, हमें उसे पहचानने की आवश्यकता। हम कभी ये ना सोचे कि बच्चा इस काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं, हम नहीं जानते उसकी क्षमता कितनी है। शायद वो जानता हो, लेकिन अभी कुछ उसके मन में डर हो, चाहे झिझक हो, नहीं बोल पा रहा हूं। अब ऐसे में जो कम अच्छे बच्चे होते हैं, जिसे हम कमजोर बच्चे भी कहते हैं, जब वो करते हुए देखते हैं सबको, उनके अंदर भी रुचि पैदा हो जाता है, वो भी करने लगते हैं साथ में, और उनको भी गणित विषय में पढ़ने मजा आता है। तो गणित को आसान बनाने का सबसे सरल तरीका है कि टीएलएम के माध्यम से पढ़ाइए, मजे लेके पढ़ाइए, बच्चों में रुचि उत्पन्न कीजिए, बच्चे में मजा उत्पन्न कीजिए, बच्चे आपका गणित के क्लास का इंतजार करेंगे। और ऐसा जिस दिन हो गया उस दिन आप समझिए गणित को आसान करने का कोई तरीका नहीं, यही एक तरीका है, बस उसके दैनिक जीवन से उसको जोड़। बच्चा जैसे जैसे गणित को जीवन से जोड़ता जाएगा, जब भी वो घर जाएगा, साइकिल को देखेगा तो उसको वृत्त दिखाई देगा, वो पोस्टर को देखेगा तो उसको आयत और वर्ग दिखाई देगा, उसको खाली देखेगा फिर वृत्त दिखाई देगा, उसको टीवी देखेगा तो सब जगह उसको क्या दिखाई देगा? आप जो पढ़ा है वो दिखाई देगा। लेकिन कब दिखाई देगा? जब आप उसको देखने वाला नजरिया उसके अंदर उत्पन्न करेंगे, तब दिखाई देगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा। ये जिम्मेदारी हमारी है। तो आप कोई सोचते हैं कि कोई जादू छड़ी, आज संजय दास जादू छड़ी बताएंगे, घुमाएंगे, एक सूत्र मस्त बताएंगे, हम सब पर लागू कर देंगे, आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सिरप बना दीजिए, फिर सबको पिला देंगे। सिर्फ यही है, सिर्फ हमारा यही है कि आप शिक्षक भी अपनी क्षमता का 100% प्रयोग करें। शिक्षक भी तो प्रयोग नहीं कर रहा अपनी क्षमता का। आप शिक्षक जो छट के आए हुए हैं, सरकारी शिक्षकों के बारे में कहूंगा, वो आप कई लोगों को पीछे करके आए हुए हैं, आपके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन जैसे आप स्कूल में आते हैं क्षमता वो अपना डाउन करते चले जाते हैं, डिलीट हो जाता है। मेरी उम्र 43-44 साल की होने वाली है, मैंने क्षमता को आज तक कम नहीं किया। आज भी मैं मोबाइल के माध्यम से गणित पढ़ता हूँ, मैं अपना आज भी गणित का विद्यार्थी बोलता हूँ, शिक्षक नहीं बोलता हूँ मैं। सही बात है, क्योंकि मैं आज भी अनवरत रूप से गणित सीख ही रहा हूँ। हाँ। अब देखिए साइंस सीखने से एक बात, अब कुछ ही दिन पहले मैंने बहुत कुछ समझा कि साइन 30 का मान होता है 1/2, याद कर लिया। और ये भी बताइए कैसे इसको मान को निकाला जाता है। 0 1 2 3 4 5 लिख दो, नीचे में बटे 4 लिख दो, सबका वर्गमूल निकाल दो। तो क्या ये निकालने का तरीका है साइन 30 का मान का? नहीं, साइन 30 का मान 1/2 है, ये कोई तरीका नहीं, एल्गोरिथम है, ये टेक्निक इसको बोलते हैं। इसको टेक्निक बोलते हैं कि आप 1/4 लिखिए, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो 1/2 आ जाएगा, ये साइन 30 का मान है। नहीं, ये टेक्निक है मात्र, एक एल्गोरिथम है, रास्ता है। लेकिन साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है? जब उसका चित्र के माध्यम समझेंगे तब आपको पता चलेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ही क्यों होता है?
वो पूरा जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, नहीं, इसको भी आप चित्र से समझ सकते हैं। पूरा वो डायग्राम बना वृत्त में आप सर्कल बनाइए, उसमें त्रिभुज बनाइए, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। बनेगा, आप क्यों नहीं बनेगा। लेकिन हम शिक्षक यही बच्चों को नहीं दिखा पाते हैं। अब बच्चा फिर उसको रटता है, तो बच्चा जब करके सीखेगा तो कभी नहीं रटेगा। अब आ जाते थे अलजेब्रा पर। बहुत दिक्कत होता है बच्चों के। x गुणित x बराबर x स्क्वायर होता है और x प्लस x बराबर 2x होता है। बच्चे भूल जाते हैं कि 2x कब होता है, x स्क्वायर कब होता है। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ाना शिक्षकों के लिए भी कठिन है, उनको लगता है, अब बच्चों को भी कठिन लगता है। मैं शिक्षकों से पूछना चाहूंगा कि कभी आप अलजेब्रा मतलब x y z जो हम प्रयोग करते हैं, ABCD, इसको अक्षर संख्या भी कहते हैं, क्या इसे हम बच्चों को मूर्त रूप में कभी दिखा पाए हैं? क्या बच्चों को एक्स स्क्वायर का मतलब बता पाए हैं? एक्स स्क्वायर दिखता कैसे होगा ये कभी हम दिखा पाए हैं? नहीं। हो सकता है आप दिखा, मेरे का कोई याद नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैसा दिखता है? फोटो ही नहीं बन रहा है। फोटो नहीं बना है ना। आप शिक्षक भी सोचिए, क्या एक्स स्क्वायर फोटो आपके दिमाग बना है? यदि बना है, क्या बना है? दिमाग में एक्स लिखा हुआ है, ऊपर वर्ग लगा हुआ है, उसमें दो यही बना है ना। वो कैसा दिखता होगा, उसका चित्र कुछ बन रहा है? नहीं बना है। लेकिन आप बताए हैं, ग्राफ में जाइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दे तो क्या हो जाएगा? एक समीकरण बन जाएगा। अब एक्स का मान रखते जाइए, एक्स बराबर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, उससे जो बिंदु प्राप्त होगा उसको मैच करते जाइए, उसको ग्राफ में मैच करते जाइए, प्लॉट करते जाइए। हाँ, फिर एक आकृति बनेगा, कर्व की आकृति बनेगा। वो कर्व ही एक्स स्क्वायर का रूप है, जिसे सरल रेखा का समीकरण mx, हाँ, x+1 हाँ, वो भी है। x+1 लिखते हैं। x+1 ये संकेत है, ये दिखता कैसा होगा? ये हाँ, ये कैसा दिखता होगा? यही काम हम नहीं कर पाते हैं। हम अलजेब्रा को बच्चों को मूर्त रूप में नहीं दिखा पाते हैं। x+1 सीधी रेखा के रूप में दिखेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। x समान रखते जाइए, आप एक रेखा प्राप्त होगा, सीधी रेखा प्राप्त हो, क्योंकि ये y=mx+c के फॉर्म में है ये। ठीक है, अब आते हैं वर्ग समीकरण में। 10वीं से बात कर लेता हूँ। वर्ग समीकरण पर आते हैं। 2x² + 2x+1 लिखा हुआ है। बच्चे पूरा हल करना जानते हैं, मध्य पद को तोड़कर हल करना जानते हैं, सूत्र विधि से हल करना जानते हैं, लेकिन मतलब नहीं जानते कि वर्ग समीकरण का मतलब क्या होता है। वो फोटो कैसे दिखता है, वो वर्ग समीकरण दिखता कैसा होगा, कैसे दिखाएं, कैसे फोटो दिखाएं? बहुत आसान है, उसको समीकरण बदल दीजिए। चलिए ना, y= 2x² + 2x+1 कर दीजिए उसको। अब y क्या हो गया? प्रथम चर हो गया, x क्या का स्वतंत्र चर हो गया। x का मान रखते जाइए, y का मान मिलते जाएगा। अब x और y का मान को कहाँ रखते जाइए? ग्राफ में रखते जाइए, तो वो जो ग्राफ बनेगा वही उसका फोटो है, वही उस वर्ग समीकरण जो अमूर्त था उसका मूर्त रूप होगा। क्या बात है, हो ना। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं गणित का हर बिंदु को मूर्त रूप में दिखा सकता हूं, ये सोचने की आवश्यकता है। तो क्या आपने देखा कि वर्ग समीकरण को, त्रिघात समीकरण को भी आप दिखा सकते हैं। उसके फिर 3 डायमेंशन आपको लेना पड़ेगा, जैसे त्रिविमीय, हाँ, x³ + 2x+, ऐसा कुछ भी समीकरण है, उसको आपको दिखाना हो, त्रिविमीय में दिखाई देगा फिर वो चीज। तो हम किस पे जोर डालते हैं? वर्ग समीकरण हल करने कितनी विधि है, x का वैल्यू निकालने पर जोर देते हैं। हाँ, विविक्त कर क्या होता है, ये बच्चा सीखेगा जरूर, इस नियमों को जरूर सीखेगा, लेकिन अगर उसे मतलब समझ आए तो ज्यादा अच्छे से सीखेगा, फिर वो जान जाएगा, हाँ, दिखने लगेगा वो चीज। जब आपको वर्ग समीकरण देखेंगे, अब ऐसा करके देखिएगा, मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध कर रहा हूं, ऐसा करके देखिएगा। अब वर्ग समीकरण का आप एक ग्राफ बना के दिखाइएगा बच्चों को। बच्चा वर्ग समीकरण को ग्राफ में चित्र के रूप में देखना शुरू करेगा, फिर देखिए कैसा बच्चा वर्ग समीकरण समझता है, कमाल हो जाएगा। सही है। तो यही है जादू की छड़ी आप लोगों के लिए। और अब लग रहा है कि गणित विषय कठिन है। अब बताइए, मेरा पूरा जीवन का अनुभव देखिए, मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, ये बात जरूरी है कि जब मैंने पढ़ा था तो मेरे शिक्षकों ने सिखाया, ऐसा बात नहीं है। MSc तक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी नहीं जानता था MSc तक वर्ग समीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, नहीं जानता था। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, एक्स वाई क्यों करने, हल करना बहुत अच्छे से जानता था। हल करना में प्रोसेस करना अच्छा। गणित को अब हल करें तो एल्गोरिथम है, गणित नहीं है। गणित नहीं, एल्गोरिथम बनाने का एक तरीका हम लोगों ने याद कर दिया, बन जाता है, वो गणित नहीं है। मैंने कहा गणित सीखने का विषय वस्तु है। क्या बात है। सीखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। आपने अपना कोचिंग का नाम रखा ना, अभ्यास ऑनलाइन कोचिंग, वो चैनल था। ठीक है। अभ्यास ही आपको
मुकाम तक पहुंचा दो। लेकिन अभ्यास तब करेंगे जब आपको रुचि उत्पन्न होगा। रुचि कब उत्पन्न होगा? जब आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप जीवन से जोड़ कर देख पा रहे हैं। ये केवल गणित के लिए नहीं, केमिस्ट्री पर भी आप विचार कर सकते हैं। केमिस्ट्री में तो पूरा कल्पना है, गणित कल्पना है, केमिस्ट्री में क्या है? कल्पना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। अभी काल्पनिक ही है, अभी काल्पनिक है। अभी तक तो कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जो उसको दिखा सके। बस अनुभव, प्रैक्टिकल। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे जीवन साथ जोड़ते जाते हैं, केमिस्ट्री को देखे, केमिस्ट्री बहुत मजा आने लगता है। तो कोई भी विषय हो, आप यदि उसको दिमाग में चित्रित कर पाते, दिखा पाते हैं, तो बच्चों को मजा क्यों? अब आप सोचिए, हिंदी पढ़ने में मजा क्यों आता है? क्योंकि हिंदी में गद्य है, मतलब कहानी जैसा है कुछ, वो दिख रहा है फोटो। हाँ, मुंशी प्रेमचंद का आप पढ़िए उपन्यास, तो ऐसा लिखे हुए कि ऐसा लगता है दिमाग में ही फिल्म चल रहा है, चलचित्र चल रहा है। ठीक है, इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को भी पढ़ाने के बहुत अच्छे से तरीके, कुछ कुछ गुरुजी इतना तरीके से पढ़ाते हैं कि लगता है चलचित्र दिमाग, इसलिए उनको मजा आ रहा है। क्योंकि वो जो विषय वस्तु पढ़ रहे इतिहास, वो उनके दिमाग में चित्र के रूप में क्या हो रहा है? चल रहा है, तभी दिख रहा है, तब ना मजा आ रहा है। मजा क्यों आ रहा है उसको भी ध्यान दीजिए। उस विषय को मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो विषय, उस विषय वस्तु को दिमाग में चित्रित कर पा रहा है, वो जोड़ पा रहा है क्या बात, जिंदगी से। क्या बात है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? जिस दिन हम अपने विषय वस्तु को जीवन से जोड़ देंगे, उस दिन बच्चों को मजा आने लगेगा। अब आगे जाते हैं हायर मैथमेटिक्स में। ये क्या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समाकलन, अवकलन क्यों पढ़ाते हैं? कहां प्रयोग इसका होता है? बताइए। सब वही कारण है। लिमिट क्यों पढ़ाते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है? क्यों ऐसा लाते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन x इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। हम हल करना बहुत अच्छे सीखा, सारे सूत्र बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हायर से हायर मैथमेटिक्स जाएंगे तो उसका निजी जीवन प्रयोग नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सर बोल रहे हैं लैंग्वेज मैथमेटिक्स का हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा होगा, बिल्कुल है। कोई बात नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स में जैसे अंक गणित है सर, बीज गणित है और त्रिकोणमिति, और एक होता है हमारा ज्यामिति। हाँ, तो ये सभी गणित का मिला जुला रूप जो है कुल मिला करके नंबर सिस्टम पर ही डिपेंड है पूरा। अब ज्यामिति से एक बात याद है सर, थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, ज्यामिति से एक बात याद है मुझे, जैसे मैं थ्योरम पढ़ा करता था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, चक्र चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग? ये जो थ्योरम पढ़े कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं? थ्योरम सिद्ध कर दिया हम लोग। कैसे करते हैं? त्रिभुज को एक लाइन खींच देते शीर्ष में और थ्योरम लगा के उसको प्रूफ कर देते हैं, एकांतर कोण के हिसाब से प्रूफ कर देते हैं। अब बच्चा क्या करता, फिर हम क्या करते हैं? चलो ठीक है, बच्चों को दिखाते हैं, त्रिभुज बना देते हैं, बच्चों को बोलते हैं चलो चांदे की सहायता से तीनों कोणों को नापो, और नाप के जोड़ो, तीनों कोणों को नापो और जोड़ो। वो प्रैक्टिकल कर रहा है। आप ही बताइए, प्रैक्टिकल कर रहा है बच्चा। कितने बच्चे को 180 अंश आता है? किसी के 179 आता है, किसी के 182 आता है, बिरले ही बच्चों को 180 आता है। तो मतलब एक तरह से लिमिट तक पहुंच रहा है। हाँ, अब बच्चा कैसे विश्वास करेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है? करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि नाप को देख रहा है, उसका 180 तो कभी कभी आया है, नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। मतलब 10 बार करेगा तो 1-2 बार 180 आएगा, बाकी बार अलग लगाएगा। आप करके देख सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि हो सकता है ये। हाँ, नापने में मानवीय त्रुटि सब हाँ, मतलब अधिक बार 180 नहीं आता है, आप करके देखिएगा प्रैक्टिकल में। अधिक बार अलग लगाता है, भले 180 1005 आ जाए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश। तो परफेक्ट कब समझ आएगा बच्चों को? ये मैं एमएससी के बाद सीखा हूं। मतलब जब ये शिक्षण अध्यापन से जुड़ा, जब ट्रेनिंग से जुड़ा, तब सीखा, पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। क्योंकि मेरा भी उद्देश्य ये था बीएससी एमएससी में परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ता था, अधिक से अधिक नंबर। हाँ, अधिक से अधिक नंबर कैसे लाना है? 5 साल का प्रश्न पत्र आप जमा कर लो और आंसर पेपर ले लो, उसके सवालों को हल करो, डेफिनेटली फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाओगे। उस हिसाब से पढ़ा, फर्स्ट डिवीजन आ भी गया, 60-70% रहा मेरा हमेशा। देखिए, लेकिन जब मैं शिक्षकीय जीवन से जुड़ा, जब पढ़ाने के लिए, जब मैं समय मिलने लगा, शायद उसमें समय नहीं मिलता था, तब मैं गणित की गहराई को समझा। और तब मैंने देखा प्रशिक्षण दौरान कि गणित के तीनों, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश क्यों होता है, कैसे होता है? आप तीनों कोणों, त्रिभुज बना लीजिए, तीनों कोणों को काटिए, अब मिलाइए एक जगह, अपने आप सीधा लाइन आपको प्राप्त होगा। हाँ, कोई भी सीधा लाइन 180 अंश का होता है, बिना नापे प्रूफ हो गया, बिना के थ्योरम लगाए प्रूफ हुआ, बिना कोई लॉजिक लगाए प्रूफ हो गया। उसको तोड़ देना है, तीनों कोण को काटिए कैंची से, हाँ, या तीनों कोण मिला दीजिए, मिल सकता है मिला दीजिए, कोई सा त्रिभुज बनाए, अधिक कोण न्यून कोण
कोई सा त्रिभुज स्ट्रेट बनाइए, लाइन तो 180 हाँ मिलाइए, हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सीधी रेखा मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। और हम जानते हैं कि सरल रेखा के कोण कितने अंश का होता है, एक तरफ का कोण 180 अंश होता है। हो गया सिद्ध, दिख गया बच्चों को। अब उसको याद करने का जरूरत याद करके करके देखेगा बच्चा, कभी नहीं भूलेगा। रटाइएगा, उस साल याद रखेगा, अगले साल वो भूल जाएगा। अभी जैसे होता क्या है, 5वीं का बच्चा 4थी का गणित को कभी कभी नहीं बना पाता, नहीं बना पाता, क्यों नहीं बना 9वीं का पाता है? बच्चा 8वीं का गणित नहीं बना पाता है। हाँ बिल्कुल, कारण वही है कि हमने केवल उसको जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाया। हाँ बिल्कुल, हम गणित को हल करना सिखा रहे हैं, यही हमारी कमजोरी है, यही रुचि ना उत्पन्न करने का कारण है कि हम हल सिखा रहे हैं, गणित नहीं सिखा रहे हैं। जिस दिन बच्चा, जैसे मैं जब कुछ अंग्रेजी बोलना सीख रहा था, तब मुझे लगा कि मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूँ। सबसे पहले वोकैबुलरी चाहिए मेरे को, चाहिए, हाँ, शब्द को चाहे मुझे गणित ही पढ़ाना हो तो गणित का भी तो अंग्रेजी मुझे आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि निजी जितना जिंदगी मुझे जो चीज दिखाई दे रहा है, यदि उसका मैं इंग्लिश जान जाऊं कि चश्मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होंठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जितना चीजें मुझे जिंदगी दिखाई दे रहा है उसकी भी इंग्लिश में जान जाऊं तो इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, सीख जाऊंगा ना, गलत बोलूंगा। आप भी हिंदी बोलते हैं तो गलत ही बोलते हैं, कौन शुद्ध रूप से हिंदी बोलते हैं? हाइब्रिड भाषा हो। हाँ, लेकिन हम डरते हैं कि हमसे इंग्लिश गलत हो जाए। तो भाई आप तो हिंदी भी गलत बोलते हैं, इंग्लिश को एक ही बार सही बोलने की क्या जरूरत है? पहले गलत बोलना सीखे। मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ, पहले तुम गणित भी गलत बोलना सीखो। गलत को सही करने के लिए हम है ना, गणित को गलत बना। हाँ, बच्चे किस बात से डरते हैं? बच्चे डरते हैं कि अगर हम गलत बना दिए तो सर डांटेंगे। इस बात को आप लोग नोटिस कीजिए, आप डांटिए मत बच्चों को। आप बोलिए कि बच्चों आज मैं आपको सवाल दे रहा हूं, गलत जवाब, गलत बना के लाना। क्या बात है, आप बनाओ, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना। तो बच्चा हिम्मत करेगा आपका गणित बनाने के लिए। मतलब उसके अंदर से डर भी हटाना पड़ेगा। हटेगा, डर हटेगा। डर से क्या है कि सही काम को भी हम गलत तरीके से करते हैं। ज्योति चाणक्य मैडम कमेंट्स कर रही हैं, आप तो सर डर से जो है ना, अब गणित से डर नहीं लगेगा लिखी हैं। कल के मुख्य अतिथि भी हैं। अच्छा, तो अरे वाह, तो कमेंट्स किए हैं, धन्यवाद मैडम। और सर ने बहुत अच्छे से, गणित कठिन है इस सवाल का उन्होंने बखूबी जवाब दिया। मैं सर अगले सवाल की ओर जाऊंगा। आपके करियर में गणित पढ़ाना क्यों चुना, आपने तो बता ही दिया है। मैं सब प्रकाश डालता हूं, आप जो सवाल है। और एक सवाल है कि स्कूल एजुकेशन ही क्यों चुना, दोनों को मिला करके बताएं। हाँ बिल्कुल। हाँ, पहला सवाल क्या था? सवाल ये था कि आपने करियर में गणित पढ़ाना क्यों चुना और स्कूल एजुकेशन ही क्यों चुना। बहुत अच्छा सवाल है। इसे एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूं मैं कि साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुझे पढ़ाना कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मेरा शुरू से उद्देश्य था कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मेरे जिंदगी में 2 ऑप्शन जरूर रखे थे। आप लोग को सलाह दूंगा, यदि बच्चे देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, सलाह दूंगा अपने जिंदगी में एक एम तो बनाइए, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी जरूर रखिए। ठीक है, आप उसे सफल ना हो पाए तो दूसरे पे आप जा सकते हैं। तो मैंने सोचा था या तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा, और गणित में विषय में रुचि इसमें उत्पन्न हुई क्योंकि मेरे गुरुओं ने, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा पढ़ाया कि मुझे रुचि उत्पन्न हो गई, और गणित विषय में अच्छा नंबर आया करता था, तो मैंने गणित लेकर ही पढ़ा। दूसरी बात यह है कि जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था जी, तो आप जानते हैं कॉलेज में प्रोफेसर की कमी होती है, शिक्षक की कमी होती है। तो एक ही शिक्षक था हमारे गणित के, और कॉलेज में 9 पेपर होता है, एक क्लास में 3 पेपर होता है, बीएससी फर्स्ट 3 पेपर होता है। तीनों पेपर कोई हमारे प्रोफेसर नहीं पढ़ा पाते थे, तो 1-2 पेपर पढ़ाते थे बड़ी मुश्किल से, तीसरा पेपर नहीं पढ़ाते थे। और 12वीं तक क्या था कि सारे विषय वस्तु को हमारे टीचर ही पढ़ाते थे। तो 12वीं तक हमें क्या आदत बना हुआ था कि जब टीचर पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, उससे एक कदम आगे हम नहीं बढ़ते थे। बिल्कुल ठीक है। अब कॉलेज में क्या हुआ, परीक्षा के 3-4 महीने बचे हुए हैं, एक पेपर पढ़ाई हुआ ही नहीं है, 2 पेपर पढ़ाई हुआ ही नहीं है। अब मरता क्या नहीं करता कोई पढ़ाने वाले बाहर भी नहीं मिल पा रहे थे कि बाहर से हम पढ़ लें। तो फिर हम लोगों ने देखा, जैसे मैंने देखा शुरू से ही मुझे थ्योरम थोड़ा समझ में आ जाता था जल्दी जल्दी। शायद भगवान ने मेरा दिमाग ऐसा बनाया है। गणित के कई फील्ड होते हैं, सबका अपना अपना दिमाग उसमें चलता है। और कुछ ऐसे दोस्त थे, कुछ मतलब मेरे लड़की दोस्त लोग भी थे, तो उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा था। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा डावाडोल था, कैलकुलेशन मैं थोड़ा ठीक से कहीं न कहीं पीछे हो जाता था, लेकिन थ्योरम में बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाता था। आप भी पढ़े हुए तो ध्यान नहीं होंगे, तो थ्योरम मेरे अच्छे समझ में आता है मेरे को। बिल्कुल। तो उनको भी समझ में आ गया कि संजय जो है थ्योरम समझ जाता है ठीक से, या समझ के बता पाता है ठीक से। अब मुझे भी समझ में आ गया कि इनको कैलकुलस बहुत अच्छे से आता है, जो मेरे को नहीं आता है। अब हम लोग क्या दोस्त बन गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो।
दोस्त बन गए। मैं उससे कैलकुलस पूछता था। हाँ। और कैलकुलेशन पूछता था, कैलकुलेशन जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो बताते थे मुझे या बताता था, और मैं उनको थ्योरम बताता था। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि कई लोग मुझसे पूछने आते थे कि संजय अच्छे से बता पाता है, तो मेरा रिवीजन होने लगा। आपको बता रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का एनालिसिस पेपर आप लोग पढ़े हैं, कठिन है, और उस एनालिसिस पेपर जो कि कठिन है, जो हमारे सीनियर बना करते थे, इसमें अधिकतर लोग फेल हो जाया करते थे, उसे किसी टीचर ने हम लोग को पढ़ाया नहीं कॉलेज में, लेकिन हम दोस्त लोग मिलकर पढ़े, और जितने दोस्त मिलकर पढ़े थे सबके 40 अधिक नंबर आए, और मेरा तो 50 में 49 नंबर आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार। देखिए, मिलकर पढ़ने का एक दोस्तों के साथ यदि हम मिलकर पढ़ते हैं, ये अभ्यास हम अपने बच्चों के साथ भी करा सकते हैं। हमारे घर के बच्चे, चाहे हमारे शाला के जो बच्चे, विद्यालय के जो बच्चे हैं, उसके अंदर भी ये भाव यदि पैदा कर दे कि बच्चे यदि मिलकर पढ़े, आज के उसे विषय मित्र का नाम भी दिया गया है, मिलकर पढ़े तो बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए, आप जब पढ़ाते हैं तो आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जब मेरे दोस्त लोग मुझसे गणित पूछा करते थे तो मैं बहुत अच्छा तैयारी करके जाया करता था, मुझे कैसे बताना है, तो इसका मेरा नॉलेज से बहुत भास्त हो गया। मतलब बताने के चक्कर में पढ़ के जाते थे। हाँ, इज्जत का सवाल आता था कि नहीं बताऊंगा तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, है कि नहीं, और बहुत अच्छे से पढ़ के जाता था। शायद खुद से इतना अच्छा नहीं पढ़ता मैं। हाँ। इस कारण मैं बता, एनालिसिस पेपर जो कि 3 घंटे का पेपर होता है, मैं 1 घंटे में बना लिया था। वो पूरा रटा गया होगा, पूरा मुझे आपको बता रहा हूँ, मैं थ्योरम का पेज नंबर सहित मुझे याद हो गया था। यदि मेरे दोस्त यदि जुड़े हुए इस कार्यक्रम से तो आप वो बता सकते कमेंट करके। मेरे दोस्त सुनील ममता लोग थे, बता सकते हैं कि मैं थ्योरम बोलते थे, मैं पेज नंबर बता दिया करता था। एक बार जबरदस्त, इतना मुझे रटा गया था वो पेपर, और मैं 1 घंटे बना लिया था। अथवा के सारे क्वेश्चन छूटे हुए थे। मैं बोला मेरा पेपर बन गया है, तो टीचर ऊपर से नीचे देखे, बोला अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, 1.5 घंटे बाद ही छुट्टी मिलेगा आपको। तो बोला नहीं मुझे जाना है, नहीं बैठो आधा घंटा। तो मेरा दिमाग खराब हुआ, एक्स्ट्रा सॉल्व करके जो अथवा के जो बच्चे थे उसे भी सॉल्व कर दिया मैं पूरा थ्योरम को। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था उस पेपर के जिसे मैं नहीं जानता था। वो 1 नंबर कैसे काटा आज तक मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। वो ये धारणा बना रहता है ना कि 1 नंबर 100% मैं कैसे 100% वही वाला। ये फायदा है मिलकर पढ़ने का। अपने बच्चों में भाव जागृत कीजिए। मैं खुद उसका भुगत होगी हूँ, देखा हूँ मैंने कि मिलकर पढ़ने से क्या फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये, और दूसरी बात मैंने इसलिए मैं तब से मैं जाना, तब मुझे पढ़ने में बहुत मजा आने लगा। तो आपका जो सवाल था कि आपने स्कूल एजुकेशन क्यों चुना, जब कॉलेज में इतना अच्छा मैथमेटिक्स। हाँ, जब कॉलेज को मैं इसको पढ़ा पा रहा हूँ अपने लेवल के दोस्तों को, उस लेवल में, तो मुझे लगा मेरे अंदर साथ पढ़ाने का गुण या समझाने का गुण था बहुत ठीक ठाक है। तो इसलिए मैंने सोच कर रखा। मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा भी दी, आप लोगों को पता होगा। पीईटी में सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण या जो परिस्थिति उस समय बनी, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, फिर मैं आया, बीएससी किया, एमएससी किया, टीचर बन गया, और मैं अभी किस रूप में आप मुझे जानते हैं, आपको सभी कुछ परिचित है। इसलिए मैंने चुना था। कॉलेज मुझे समझ में आ गया था कि मैं पढ़ा भी अच्छा पढ़ा सकता हूँ। क्या आपके सवाल का जवाब था कि मैंने एजुकेशन में गणित को क्यों चुना। अगला सवाल लेते हैं अब। जैसे आप तो शिक्षक साथी वो कुछ सवालों का भी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। कठिन सवालों को हल करने के लिए आप व्यक्तिगत जीवन में एज ए टीचर आप किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? जैसे गणित को कठिन विषय समझा, आपने बताया कि आसान है। आप कैसा विधि का प्रयोग करते हैं गणित को समझाने के लिए बच्चों को स्कूल में? मैं शिक्षकों से कहूंगा कि प्यारे साथियों, आप सभी एक ही टेक्निक, बहुत अच्छा टेक्निक मैं मानता हूँ। बच्चों को यदि कठिन सवाल भी हल कराना हो, पहला ये कि आप प्रश्नावली के प्रश्न कभी हल मत कीजिए। हम लोग सर क्या करते हैं, प्रश्नावली के प्रश्न को हल कर देते हैं और सोचते हैं कि हाँ हो गया, हमारा पढ़ाई पूरा हो गया। ऐसा मत कीजिए। टीएलएम का प्रयोग कीजिए ही, और टीएलएम के साथ साथ उससे संबंधित प्रश्न जो उदाहरण में दिए हुए हैं, उदाहरण को बहुत अच्छे समझा। क्योंकि उदाहरण वो ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं, चयनित प्रश्न होते हैं, जो पूरे प्रश्नावली से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। आप एक उदाहरण पढ़ाते हैं तो उसे 4-5 प्रश्न बन जाते हैं। तो पहले उदाहरण को पढ़ाना है। गणित किसको सिखाना है? आपको सीखना है कि बच्चे को सीखना है? सोचिए पहले। बच्चे को सिखाना है तो उसको मौका देना पड़ेगा ना आपको। तो उदाहरण आप नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे उदाहरण पढ़ेंगे तो फिर उनको कोई मतलब नहीं रहा, फिर प्रश्न जो नहीं बना उसको नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल। तो बच्चे को उदाहरण आप बनाइए, बच्चे को समझाइए और पूरा मौका दीजिए उनको बनाने के लिए, प्रश्नावली को। और एक टेक्निक बताया था कि आप गलत बना के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए, कितना गलत बना सकते हो, उसमें भी दिमाग लगता है। हाँ बस
आप उदाहरण में और टेलम पे ध्यान देंगे तो प्रश्नावली आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मेरे विद्यालय बच्चे को मैं कभी प्रश्नावली नहीं बनाता हूँ, एक आध दो बना देता हूँ। जब उससे कोई ऐसा प्रश्न होता है जो बिल्कुल नहीं बनता है तब मैं बना देता हूँ, वहां से बनाता हूँ जहां से उनको समझ नहीं आता है। क्या बात है। इस पर बच्चे का अभ्यास, ये तरीका है और कोई तरीका नहीं है। देखिए उदाहरण खुद बनाना है, हाँ, और बच्चे को उदाहरण से समझा करके प्रश्नावली को कुछ प्रश्न ऐसे ही बनाइए जो पुस्तकों में नहीं है, अपने से बना लीजिए। अपने से बनाइए, ठीक है, जो बच्चा जिंदगी में प्रयोग कर रहा है। जैसे मैं बच्चों को बोल देता हूँ चले आज आयत पढ़े, ठीक है, आप अपने दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल के लाइएगा, नाप कर घर में कहाँ कहाँ आयत दिखता है क्षेत्रफल निकाल के लाइएगा। इसके सबके पास है, हाँ है। आपको बता रहा हूँ 95% बच्चे क्षेत्रफल निकाल के लाते थे। अब आप सोचिए क्या वो बच्चे कभी भूल पाएंगे आज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? नहीं, बहुत दिनों में भूल पाएंगे भी तो नहीं। आपको मजा और समझ में आया कि आयत का क्षेत्रफल प्रयोग कहाँ किया जाता है जिंदगी में। साइकिल चलाना कभी नहीं भूले तो उसको भी नहीं भूले। क्यों नहीं भूले? क्योंकि आप करके सीखे साइकिल को। उसी प्रकार से गणित को करके सिखाइए। ये 10वीं तक का गणित ऐसा ही गणित है, उसे करके सिखाइए। ये है, तो इस मेथड का आप लोग यूज करिए। सर ने बहुत अच्छे से बताया। सर जहाँ बहुत सारे सवाल आते हैं जहन में, आपके अनुसार गणित पढ़ाने में कठिन काम कहाँ पर है? कठिन कहाँ पर लगता है? मुझे पढ़ाने में कठिन वहां लगता है पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी नहीं होने से गड़बड़ाता है? गड़बड़ाता नहीं, मतलब आप जो देना चाहिए बच्चों को, जो बेस्ट दे सकते हो नहीं दे पाते। फिर बिना तैयारी का क्लास में घुसना। हाँ, बिना तैयारी क्लास में घुसना एक पाप करने के बराबर है। देखिए मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आपके अंदर क्षमता बहुत है। कई बार हम शिक्षकों को घमंड हो जाता है, ये मैं इस बात को मानता हूँ कि हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, मैं एमएससी किया हूँ, मैं पीएचडी किया हूँ, मुझे इन सब पुस्तकों को देखने की क्या जरूरत है? मैं तो जानता हूँ, सर्वे जानता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। जिस दिन ये घमंड आपके अंदर आ गया उस दिन आप सीखना मत कर रहे हैं। तो ये यही कारण से कठिन हो जाता है। इस कारण वो शिक्षक जो बहुत बेस्ट दे सकता था बच्चों को, वो बेस्ट नहीं दे पाता है, बिना तैयारी चला जाता है। बिना तैयारी मतलब उसे सोचना पड़ेगा एक दिन पहले ही कि हमारे सामने किस प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि हर साल अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं रहता उस समय। आपको तैयारी करना पड़ेगा कि मैं क्या बात बोलूंगा, सोचना पड़ेगा क्या बात बोलूंगा, क्या उदाहरण दूंगा, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आज मैं आपके इंटरव्यू के लिए आया हूं तो मैं कब 3-4 घंटे सोचा हूं मुझे किन किन बातों पर, जबकि मैं कितने इंटरव्यू दे चुका हूं, कितने प्रशिक्षण में सामने खड़ा हो चुका हूं। मैं 15-20 साल से प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं 3 घंटे सोच कर आया हूँ मुझे क्या बोलना है, किन बातों को रखना है मुझे। और जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ अनुभव से आई है। अनुभव से, हाँ बिल्कुल। तो आपके अंदर जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस समय जाएंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपके अंदर जो भी है उसको पहले पूर्व तैयारी कीजिए। पूर्व तैयारी मतलब ये तो सोचिए कि आपको कल क्या क्या बोलना है, किन किन बातों को बोलूंगा तो बच्चे बहुत जल्दी समझ पाएंगे, किन प्रश्नों को रखना है, किस उदाहरण को लेना है, और उससे संबंधित टीएलएम हमारा क्या होगा। बिल्कुल, टीएलएम का जितना अधिक प्रयोग कर सकते कीजिए। फिर देखिए आपका बच्चा, आजकल जो कहा जा रहा है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल है इंडिया में, वो किसी उसके अंदर कुछ कौशल ही नहीं है। डिग्री तो आ गया उनके पथरी में, हाँ डिग्री है उनके पास इंजीनियरिंग का, लेकिन वो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उनके अंदर कौशल का विकास, इंजीनियरिंग कौशल का विकास नहीं हुआ। हम लोग भी बस किस कौशल विकास कर रहे हैं? सॉल्यूशन का सॉल्व कर रहे हैं, बस टेक्निक बस बता रहे हैं, ट्रिक बस बता रहे हैं। उस रास्ता में चलो, ऐसा ऐसा करना है, गुणा भाग करना है, काटना पीटना है, वैल्यू निकाल देना है। तो मुझे कठिन बस लगता है कि मुझे कैसे तैयारी करना है। मैं आज भी चाहे पहली क्लास को पढ़ाना पड़े मुझे, चाहे 10वीं क्लास को मुझे पढ़ाना पड़े, मैं आज भी पहले तैयारी करके ही जाता हूँ। माइंड में बन रहा था कि उस माइंड में कैसा मेथड का प्रयोग करूं। सर की एक खासियत मैं बताता हूँ, इनसे मैंने पढ़ा है कि सर ना मतलब ये सोचते हैं, मैंने भी आज फॉलो करता हूँ कभी कभी नहीं, अक्सर ये मेथड मैंने फॉलो किया है कि बच्चे को क्या टेक्निक से बताऊं कि वो बच्चा को समझ में आए। बिल्कुल, कुल मिला के एक टीचर का दायित्व क्या है? उसके ऊपर कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। ये समझ शिक्षक अंदर जब आ जाता है तो अपनी बातों को बहुत अच्छे से बता पाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल पढ़ा मुझे समझ में आ गया है, मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ किसी भी बच्चे का तो क्या समझा क्या नहीं समझा। और जैसे समझ में आया जी बोलते हैं क्लास में, हाँ, तो यस सर बोलते हैं, सब बोलते हैं यस सर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन बच्चा समझा कि नहीं समझा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गुण जिस आपके अंदर आ जाएगा और आप मतलब कोढ़ियापना नहीं करेंगे। कई शिक्षक समझने के बाद भी उसको रिपीट नहीं करते हैं और अपना पढ़ा के निकल जाते हैं कि मेरा काम आज का पूरा हो गया। आप बच्चे समझे, कितना समझाते रहेंगे इन गधे बच्चों का, ऐसा भी दिमाग में आता रहता है। ये भाव जिस दिन आ गया उस दिन आपके सोचिए यही काम आपके बच्चे के साथ होता है। आपके बच्चे जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी आपके बच्चे के साथ ऐसा करे तो आप उससे लड़ाई करने के लिए पहुंच जाएंगे।
और जबकि एक गरीब बच्चा हमारे साथ आ रहा हाँ। है, हमारे सरकारी स्कूल में आ रहा बिल्कुल। है। आए देखिए, बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, वो चाहे आदिवासी बच्चा हो, हरिजन बच्चा हो, चाहे ओबीसी को जन आज प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसे कैसे आदिवासी बच्चे को देखा, कोई एक में आदिवासी दोस्त अभी इतना माइंडेड था, एक बार गणित को पढ़ता था, हम उसको जन्मों जन्म के लिए याद हो जाता था। प्रतिभा कभी कहीं नहीं है, आप उस प्रतिभा को निकालिए, या आपका प्रदर्शन गणित में ऐसा होना चाहिए कि प्रतिभा पैदा हो जाए उस बच्चे के अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। प्रतिभा पैदा करने का काम भी आप शिक्षकों का ही है। उसमें मतलब खुद से जिज्ञासा उत्पन्न करना है। यदि कोई शिक्षक रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहा है अपने शिक्षक में, वो शिक्षक के काबिल ही नहीं है, फिर तो वो शिक्षक बनने के काबिल नहीं है। फिर वो भले एग्जाम पास करके आ गए हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने शिक्षक बन गए हैं वो शिक्षक ही बनना चाहते थे। बिल्कुल, कई लोगों को बस नौकरी चाहिए था, इसलिए वो आ भी गए, लेकिन वो फिर उस प्रकार से बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं एक ही विवेकानंद जी की बात को कहूंगा कि एक ही काम कीजिए आप लोग सभी, कि आप अब इस मंच पे आ गए हैं, इस सर्विस में आ गए हैं, तो इस काम को जितना बेस्ट हो सके कीजिए। मेरी माँ, मैं कुछ घर में बनाते रहता हूँ टीएलएम वगैरह गणित का। हाँ। तो मेरी माँ बोलती है कि ये तुम क्या करते रहते हो, तुम साइंस पढ़ाते हो कि मैथ्स पढ़ाते हो? मैथ्स प्रैक्टिकल क्या होता है, कुछ क्या बनाते रहते हो, मैथ्स ऐसा कुछ बनता है क्या? बोलता हाँ भाई बनता है, क्यों नहीं बन सकता है? बात है, भिन्न का कितना सारा कॉन्सेप्ट है, इस पर आप टीएलएम बना सकते हैं। आप जिस चक्रवृद्धि ब्याज बना पढ़ाते हैं, अब बच्चे को समझ में नहीं आता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, दोनों को हम क्यों प्रयोग करें, कब प्रयोग करें, हम उसके फायदे नुकसान बताते ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो शिक्षक एक दिन पहले सोचे किसी चैप्टर पढ़ाने के बारे में कि कल मुझे क्या बताना है, किस तरीके से बताएं कि बच्चों को मजा आएगा, क्या दिखाएंगे तो बच्चों को मजा आएगा, उस दिन आपका क्लास देखिएगा। आप, मैं आपको शपथ पत्र में लिख के दे सकता हूं कि आपका इंतजार करेंगे बच्चे। और आज जो बच्चों की संख्या कम हुई है गणित विषय में, कारण यही है कि रुचि पर हम नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहे प्राइमरी हो, चाहे मैं केवल हाई स्कूल सेकेंडरी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि प्राइमरी मिडिल में तो आपका प्राइमरी में आगे चैप्टर देख रहा था, प्राइमरी का फर्स्ट जो चैप्टर है गणित का, मैथ्स मैजिक लिखा हुआ है। मैथ्स मैजिक लिखा हुआ है ना। देखिए, पहला जो शुरू किया जा रहा है गणित उनके सामने में, मैजिक का जादू, गणित के जादू शुरू किया जा रहा है। 1 2 3 4 नहीं पढ़ाया जा रहा है, जादू बताया जा रहा है। और हम जादू दिखाते नहीं है, हमको भी जादू आना चाहिए। गणित का टीचर सबसे सुपर जादूगर होता है, बहुत सुपर जादूगर होता है। मैं कुछ ऐसे टेक्निक जानता हूँ जिससे बोलो ऐसा ऐसा करो, आपके मन की बात बता दूंगा, आप मन में क्या सोचे थे। बच्चे लोग साथ ऐसा जब प्रयोग करता हूँ, सर आप कैसे जान गए? बोले देखो यही तो गणित का जादू है, और किसी विषय में है क्या? तो नहीं, ऐसा कोई जादू कोई दिखाया। लास्ट टाइम एक कहानी याद आ गया, मैं लास्ट पूछूंगा आपको। तो फिर बच्चे बोलते सर बताइए कैसे किए? फिर मैं बच्चों को बताता। वो बच्चे फिर अपने समाज में जब जाते हैं, अपने दोस्तों के बीच जाते हैं, अपने माँ बाप के बीच में, भाई बहन के बीच जाते हैं, तो उस मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं क्या सीख, क्या बात है, मजा आता है उनको। हाँ, क्यों उत्पन्न नहीं होगा रुचि बच्चों को गणित में? ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके अंदर रुचि में उत्पन्न नहीं कर सकता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। मैं पूछूंगा, उस सवाल ध्यान में आ गया है। और जैसे एक चीज है, छात्रा की सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इसका एवोल्यूशन अर्थात आकलन, आप मूल्यांकन आकलन कैसे कर पाते हैं, या क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि बच्चे में कौशल का विकास हुआ है कि केवल बनाने जानता है? कैसे पता करेंगे अपन? कौशल के लिए तो मैं जैसे जब प्रयोग कराता हूँ, जैसे मान लीजिए इस बार मैं कराया था जो साइन कोस थीटा, जो टेन थीटा के माध्यम से ऊंचाई दूरी निकालना जो बच्चों को सिखाया था। हाँ। बच्चे स्कूल की बिल्डिंग को ऊंचाई निकाले थे, पेड़ की ऊंचाई निकाले थे, हमारे स्कूल पास पहाड़ है उसकी भी ऊंचाई निकाले थे लोग। ठीक है, तो ये मैं पहले बताया। फिर बच्चों के पास रहकर मेरे मार्गदर्शन में बच्चे लोग खुद नोट किए, खुद निकाले, स्केल से नापते थे, वो वीडियो मेरे पास है। स्केल से दूरी नापते थे कि हम जहाँ खड़े वहां से बिल्डिंग की दूरी कितना है, करके सीखे। फिर अगले दिन मैंने प्रोजेक्ट वर्क ही दे दिया। आजकल प्रोजेक्ट वर्क का हमारे सिलेबस में है, प्रचलन में है। प्रोजेक्ट वर्क दे दिया और नाम से दे दिया कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टीम बना दिया मैं 4 बच्चों का। बिल्कुल, तो बच्चों ने करके दिखाया। ऐसे प्रश्न दिया था जो कहीं से नकल नहीं मार सकते थे भाई। कौन से मारेंगे? नकल मारे तो कौशल पता नहीं चलेगा। आप गाइड के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ। भाई गाइड में उन्हीं प्रश्नों का जवाब मिलेगा ना जो दिया है, जो पुस्तक में दिया हुआ है। हटके जो मैंने प्रश्न बनाया उस सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? बिल्कुल। तब बच्चा जब कर पाता है तब मैं देखता हूँ क्या गलती नहीं गलती, उससे पता चलता है इसके अंदर क्या कौशल विकसित हुआ नहीं है। और भी माध्यम है, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी पता चल जाता है। गृह कार्य देते हैं, गृह कार्य देखिए मैं कैसा गृह कार्य देता हूँ। गृह कार्य ये नहीं कि 10 सवाल बना के ले आना,
वो तो रहेगा ही कि आज होमवर्क ये है, आज मैंने ये चीज पढ़ाया है, इसके संबंध में इतने प्रश्न बना के लाना है, इतना ही गृह कार्य नहीं देना है। यदि आप वृत्त बनाए हैं तो गृह कार्य दिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपके घर में जो गोल वस्तु हुआ उसको नाप के लाना, क्षेत्रफल ज्ञात करके लाना। जो घर में काम कर सके ऐसे काम हमको देना है उसको, बच्चे को। जो आप बता रहे हैं जी, एक स्पेशल पेडागोजी है उसका। हाँ। जिसका विस्तार से कल चाणक्य मैडम चर्चा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेडागोजी सब में इस्तेमाल होता है, पेडागोजी सब में इस्तेमाल होता है। और उस पेडागोजी को नवाजतन कहा गया है। अच्छा। और नवाजतन पर कल बात होने वाला है। तो आज जो सर बता रहे हैं, हाँ, बच्चे को होमवर्क नहीं दे करके चुनौती देना है। चुनौती देना, हाँ बिल्कुल। तो उस पर कल विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। चुनौती से एक बात याद है, बहुत एक अच्छा आपने बात याद दिला दिया। मैं भी ये चुनौती दिया करता हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण जब हम लोग का हुआ था तो 6 बिंदु पर हम लोग काम किए थे उस समय। तो चुनौती सबसे महत्वपूर्ण है। एक चैलेंज दे दिए, चलिए 2 धन 2 या 2 में कितना जोड़े कि इतना आ जाए, कितने बच्चे बना सकते, कौन जल्दी बना के दिखा सकते, चुनौती दी। फिर देखिए गणित में होड़ लग जाएगा। ऐसा 2 संख्या, कितना संख्या सोच सकते हैं जिनको जोड़ने पर 25 आए? हाँ, सोचेगा बच्चा। हाँ, है उसके पास अभी। बिल्कुल। चाहे घटाए चाहे गुना करे, एक्स का मान जितना हम रखेगा वो। हाँ। जैसे 2 धन कितना जोड़े कि 10 आए, तो 2 धन 8 10 आएगा। हाँ ठीक है। इस टाइप से एक्स कुछ ऐसा मान रख दे तो उस बहुत सारे सवाल बच्चों। एक बार मैं अभी देखा था, ऐसे चुनौती दिया गया था संकल्प के बच्चों को, तो एक समीकरण इसी प्रकार से दिया गया था। तो उसको मतलब टाइम लिमिट में 30-35 सवाल बना डाले बच्चे, क्वेश्चन बना लिए, क्वेश्चन बनाया। तो बच्चों को ये लगा अरे हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तक तो हम लोग हल बनाया करते थे, अब क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी विधि उत्पन्न कीजिए बच्चों में। बच्चों बोले चलो प्रश्न बना के लाना तुम लोग। अब कई शिक्षकों को ये लगता है ना, अरे इतना काम करने के लिए समय चाहिए, यहाँ सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर पड़े हुए रहता है। हाँ। कौन सिलेबस कंप्लीट करेगा? मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन आप अच्छे से टाइम दीजिए, 2 दिन। आप यदि प्रश्नावली हल करते थे 4 दिन लगता है। एक सवाल, एक बात कह रहा हूं, हाँ। प्रश्नावली के सारे सवाल हल करते हैं तो 4 दिन लगता है। आप कॉन्सेप्ट पे बात कर लीजिए, 2 सवाल हल कर दीजिए, 2 दिन में मैं दावा करता हूं खत्म हो जाएगा आपका। समय बचता है, समय लगता नहीं है। इसके अलावा बच्चा गणित भी सीख जा रहा है। गणित तो सीख रहा है, साथ में उसका स्किल डेवलप कर रहे हैं। स्किल डेवलप करते हुए आप काम कर रहे हैं। जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसके, बिल्कुल बिल्कुल, जो सीखना चाहिए उस चैप्टर से। जैसे वर्ग समीकरण में हम एक्स का वैल्यू निकाले, या रेखा गणित में हम उसका डिग्री निकाले, एक्स का वैल्यू निकाले, दूरी निकाले, जो भी अपन 2 बिंदुओं के बीच में दूरी निकाले, तो निकालने सीख तो जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी उस टाइप का सवाल दे। हाँ, आप एक चीज बोलते थे हमेशा, बस स्टैंड में भी मैं खड़े रहता हूँ और सवाल दो, हाँ, हम हल कर देंगे, बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं गणित पढ़ा करता था, आज भी कोई सवाल मेरे मन में अटक गया तो दिन भर मेरे दिमाग में चलता है। क्यों चलता है? मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, मेरे दिमाग के साथ ऐसा है क्या? तो मुझे समझ में आया कि मुझे रुचि है उस चीज जानने का जिज्ञासा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब तक मैं उसके परिणाम तक नहीं पहुंचता हूँ तब तक मेरा दिमाग काम करते रहता है उस फील्ड में। ये आप अपने अंदर ही डेवलप कीजिए, बच्चों को नई चीजें सिखा देंगे। हाँ, तीसरी बात एक मैं कहूंगा, अभी याद आया, बहुत अच्छी बात। हाँ। सेल्फ स्टडी, बच्चों में सेल्फ स्टडी का आदत डेवलप, मतलब बच्चे पूरी तरह से टीचर पर डिपेंड ना रहे, वो खुद भी पढ़कर। क्योंकि देखिए कॉलेज वाली जो मैं उदाहरण सुनाया, जब शिक्षक नहीं मिल पाए थे, हम दोस्त जब मिलकर पढ़ रहे थे, तो एक प्रकार से सेल्फ स्टडी का आदत डेवलप हो गया। वो मुझे एमएससी तक काम आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेल्फ स्टडी जब बच्चा करेगा तो खुद ही खोजेगा, उसको जितने प्रॉब्लम आएंगे वो खुद ही ढूंढना शुरू करेगा। फिर अभी तक बच्चे क्या आप पे डिपेंड है कि हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन बताएगा? ये शिक्षक जो सामने खड़ा वो बताएगा। उसको पता नहीं है कि और भी बहुत सारे माध्यम है जहां हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आजकल मोबाइल है आपके पास, मोबाइल से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। खुद भी कोशिश करेगा वो, तो बच्चों को सेल्फ स्टडी का आदत डालिएगा तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूंगा, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो सर से आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी गणित पढ़ना चाह रहे होंगे। सर ने जैसा टेक्निक का यूज किया है, तो अभी सर ने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, दास सॉल्यूशंस करके, जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन आप देने वाले हैं सर। तो आपके चैनल का नाम क्या है सर? यूट्यूब में भी आप आने वाले? हाँ, देखिए मेरा जो अनुभव है, इतने साल 20 वर्ष का शिक्षण अनुभव है और हायर मैथमेटिक्स पढ़ाने का भी जो अनुभव है, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे मेरे पास एज ए ट्यूशन टाइप से पढ़ने आते थे, आप लोग भी पढ़े हैं। तो मैंने देखा कि आप इस माध्यम से 10, 20, 30, 40 बच्चों को पढ़ा सकते हैं अधिकतम, लेकिन आवश्यकता बहुत है। ऐसे आप तो समझिए कि बच्चे में रुचि कैसे उत्पन्न करें, रुचि उत्पन्न नहीं होने के कारण बच्चे गणित नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे बहुत सारे बच्चों तक पहुंचना है तो अब मैं गरीब किसी को नहीं मानता हूं, मेरा ये बिल्कुल लॉजिक है। आजकल बच्चे जो 9वीं 10वीं पहुंच गए हैं या 12वीं पास कर लिए हैं, तो वो भी काम वाम करते, मजदूरी करते हैं
और एक सप्ताह मजदूरी करेंगे, एक महीना मजदूरी करेंगे, 4-5 हजार रुपया कमा के 5 हजार मोबाइल खरीद सकते हैं। या आजकल पर तो एक जैसे सेकंड हैंड मोबाइल भी आजकल 2-3 हजार मिल जाता है आराम से अप्रोक्सीमेट ना, लगभग लगभग सभी के हाथों में एंड्रॉइड हाँ। है। आप भी अपना समय याद कीजिए, जब आप पढ़ा करते थे, आपका इनकम का सोर्स नहीं था, फिर भी आप किसी स्कूल को ज्वाइन करके फिर भी आप मोबाइल रखा करते थे। तो कहने मतलब है कि यदि व्यक्ति चाहे पढ़ना चाहे तो मोबाइल का कहीं से यूज मतलब हम तो उपलब्ध कर मोबाइल सकता है। फाइनल के बाद ही छूने का मौका मिला। नोकिया वाला 1200 हाँ, जो कुछ मॉडल आया करता था, फिर भी बटन आप वाला। लोग अपने उपलब्ध कर, तो आज बहुत मुझे तो 1% बच्चों पास नहीं होगा, ये मान सकता हूँ मैं। मान सकते हैं। तो इसलिए मैंने YouTube चैनल शुरू किया कि मेरे पास जो ज्ञान है, मैंने जो 20 वर्षों में जो अनुभव किया है, उसे मैं अपने चैनल में दूं, ताकि केवल जसपुर के ही बच्चे नहीं और ऐसे जो बच्चे जरूरतमंद है, हाँ, जो जरूरतमंद है, जिसको गणित में डीप नॉलेज चाहिए और गणित में रुचि कैसे उत्पन्न हो, ये वो देखना चाहते हैं, कोई शिक्षक भी देखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल है संजय सर सॉल्यूशंस। मैं अभी एडिटिंग करना सीख रहा हूँ, बहुत तक सीख चुका हूँ। मुकेश ने मुझे एडिटिंग करना सिखाया है, तो एडिट करना बहुत, कितना मुकेश मुझे हेल्प करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं अपडेट रहता हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ये तो नोकिया की तरह फिर यूजलेस हो जाएंगे आप अभी के डेट में कहीं। अभी के डेट में टेक्नोलॉजी, आज जितने भी शिक्षक आगे हैं इस फील्ड में, चाहे मुकेश सर हो, विनोद गुप्ता सर जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जो भी सर हो, सब टेक्नोलॉजी के साथ पीछे नहीं रहे हैं, साथ में चल पा रहे हैं। जिस दिन आप टेक्नोलॉजी में या वर्तमान के साथ में नहीं चल पाएंगे, उस दिन आप यूजलेस हो। नोकिया क्या किया, स्क्रीन टच स्क्रीन बस नहीं लाया, वो यूजलेस हो गया। उस समय उसका धाक था सबके हाथ में नोकिया फोन था, लेकिन क्या हुआ बताइए, टच स्क्रीन उससे बहुत ज्यादा दूर महंगा मोबाइल था, लेकिन वो मार्केट में छा गया और नोकिया यूजलेस हो गया, जो कि कम दाम होने के बावजूद। तो वही उसी प्रकार से आप अपडेट रहिए। अपडेट यदि नहीं करेंगे आप अपने आप को, टेक्नोलॉजी साथ नहीं चलेंगे। तो संजय सर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में मैं अगले एपिसोड में डाल दूंगा सर का चैनल का लिंक। हाँ बिल्कुल, आप लोग वहां से जा करके अच्छे मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ पाएंगे। साथ में अभ्यास ऑनलाइन में भी क्लास होंगी, जो बच्चे प्राइमरी लेवल है, मिडिल लेवल है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इस चैनल पर भी आप स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अभी परीक्षा शुरू हुआ है, तो आप लोग का मेंटल जो डेवलप है, मानसिकता को थोड़ा सा हम बदलने का, इस पर काम करने का प्रयास करेंगे। और हम, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, तो इनके बताए मार्गदर्शन पर हम भी चलेंगे सर। जहां तक है जसपुर या छत्तीसगढ़ या इंडिया की बात हो, गणित के क्षेत्र में हम बच्चे को कभी निराश होने नहीं देंगे। बिल्कुल, ये निश्चित ही हम अपने आप में कमिटमेंट करते हैं। बिल्कुल। और सर को मैं एक कहानी पूछ रहा था। हाँ, एक जादू सर आप बताए थे, हाँ, शायद 2011 आसपास की बात है। वो अचानक मेरे माइंड में आ गया, जो पूछने का तो नहीं था। आप ये बोले थे कि गणित वाला ना बिना टच करके किसी भी चीज को उठा सकता है। अच्छा। तो सब विषय विशेषज्ञ को बुलाया गया था, और गणित वाला जो है ना बिना टच करके किसी ऑब्जेक्ट को, संदूक को उठाया था। वो वाला कहानी थोड़ा सा बताइए लोगों को, गणित वाला का पावर बताइए। ध्यान आ रहा है या मैं ही सुना? आप ही सुनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे बहुत सारी कहानी बताया करता था। देखिए साथियों, इसमें ये था कि ये जो जैसे कोई ये मोबाइल है सपोज, और यहाँ कुछ दूरी पर रखा हुआ है। अब इसको ना, उसमें ये को जो राजा या वहाँ का जो शासक प्रशासन था, वो जो है ना पूरे फरमान जारी कर दिया है कि इसको जो है दुनिया का जो व्यक्ति बिना टच के है उठा देगा, अपने बुद्धि बल के माध्यम से, अपने मेथड के माध्यम से, उसको राज्य का आधा हिस्सा उसको डोनेट कर दिया जाएगा। क्या बात है। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, कॉमर्स के, हिंदी के, बड़े बड़े अन्य सब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी के अलग अलग प्रकांड विद्वान लोग आए। केमिस्ट्री का पूरे रूल लगा लिए, संकरण, हाइब्रिडेशन या कार्बनिक पूरा, वो कहाँ से उठेगा बिना टच किए? बिल्कुल, वो फेल। कॉमर्स वाला या पूरा उसका जो अकाउंटेंट है पूरा लगा दिया, कहाँ से उठेगा? फिजिक्स वाला पूरा फिजिक्स लगा लिया, न्यूटन का सिद्धांत लगा लिया, गुरुत्वाकर्षण लगा लिया, लेकिन वो बिना टच किए नहीं उठा। हिंदी वाला पूरा दोहा पोयम पूरा पढ़ डाला, पूरा तंत्र मंत्र कर डाला, लेकिन नहीं उठा। जब गणित वाले की बात आई, तब सब आखिरी कैंडिडेट था वो। अच्छा। और किसी से नहीं हुआ तो राजा बहुत खुश रहा, मेरा राज्य बच गया कहा के उधर कमेंट्री चल रहा था। गणित वाला बाल लंबा, गणित वाला के पास तो समय वैसे नहीं रहता है ताम झाम करने के लिए। हम जैसे कपड़े आप कर रहे हैं वैसे भी उनके पास टाइम नहीं रहता है। वो गया और बोला, मैं अपने मेथड से बिना टच के अगर इस मोबाइल को उठा दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर मैं नहीं उठा पाता हूँ तो मेरा आप सिर कलम कर दीजिएगा। अच्छा, हाँ। इतना बड़ा कमिटमेंट एक गणित वाला कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो देखिए वो क्या किया,
आया और बोला माना कि मोबाइल को मैंने उठा लिया। ठीक एक ही बात में और गणित में जो है ना माना की शब्द का अमूर्त रूप हम मान के चलते हैं, बाद में प्रूफ करते प्रूफ कर हैं। देते तो हैं। मान के चला, गणित में ही हम मान सकते हैं, बाकी में नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। उठ गया उसके मेथड से, चारों तरफ जोरदार ताली बजा, राज्य का आधा ठीक, हिस्सा मुझे याद उस है। व्यक्ति को हो गया। तो हो सकता है लंबा सुनाते सुनाते कभी हाँ, अगर बिल्कुल। ध्यान से उतर गया होगा तो इस कहानी को, तो गणित वाला कुछ भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए आप अपने विषय को सर्वोपरि बताइए, हर विषय अच्छा है, लेकिन गणित के जैसे कोई साड़ी बेचने आता है या दुकान में साड़ी खरीदने वाला हाँ, तो कैसे बताता है इसमें सिल्क लगा हुआ है, कश्मीर का धागा और क्या क्या उसे बताते रहते दुनिया भर का। हैं। क्यों बताते हैं? वो आपको इम्प्रेस करने के लिए बताते हैं। वैसे आप गणित बताइए ना, इसकी क्या विशेषता है, बताइए, तब तक ना समझ पाएगा कि ये क्यों वैल्यूबल है हमारे लिए। तो माना इसलिए कि कैसा? हाँ। माना कि करके माना कि आप सब लोग सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, हाँ, बिल्कुल। माना कि आप सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, हाँ, उसको आप लोग को प्रूव करना है। प्रूव करना है। तो सर बहुत अच्छा आपने समय दिया, और जो साथी अगर कुछ सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, सर जवाब देंगे। 1 मिनट का समय देते हैं, कमेंट्स के माध्यम से बहुत साथी लोग हमको क्या वाह क्या बात देख रहे हैं सर, स्क्रीन में आ रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं तो बहुत धन्य हूँ कि मुझे मुकेश सर ने मौका दिया इस चैनल के लिए, और मैं तो आज जो भी आपके पास मेरी बातें पहुंची हैं, कोई बात ऐसा लग रहा होगा कि मैंने शायद उसे बोलने में या आपके जीवन में अनुभव नहीं किए हैं, तो आपसे करके देखिए, या आपका अनुभव कुछ अलग हो तो उसे शेयर कीजिए मुझसे। बिल्कुल शेयर करेंगे, और हमारे चैनल पर भी शेयर करेंगे, तो मैं सर को जो है ना शेयर कर दूंगा। और अगले एपिसोड में कभी भी सर को दोबारा ना आना भी होगा। अभी तो एक थ्योरी क्लास चली है, कभी लाइव भी सर जुड़ेंगे, क्लास लेकर के जुड़ेंगे। तो हम कभी सर के पास जाते हैं तो सर को हमारा कभी भी बात हुआ है, सर ये गणित को, जैसे मैं एक बार पूछा था कि टाइम को लेकर पूछता हूँ, सर ये सोल्यूशन करना सही है क्या, सर उससे गाइड लेता हूँ, सर भी अपना ओपिनियन देते हैं, फिर इंटरनेट पर भी सर्च करते हैं। तो एक खोजी प्रवृत्ति सर ने मुझ में भी डेवलप किया है, ये होना भी चाहिए। ये हर शिक्षक है। देखिए, एक बात बहुत अच्छा डाले दिमाग में कि आप बच्चों को खोजी प्रवृत्ति का बनाइए, बस वो प्रश्न को खोजे, प्रश्न का हल खोजे, चाहे जो कुछ भी खोजे, बच्चों में ये भाव डालिए कि आपको खोजी प्रवृत्ति का बच्चा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस समय में पढ़ता था सर, शायद मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ, आप एवरेज स्टूडेंट। मैं उस टाइप से जैसे टॉपर स्टूडेंट के कैटेगरी का तो नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। लेकिन वही है, 68 में से 6 लोग पास हुए थे ना हमारे बैच में, उसमें से मैं एक हूँ। आप बताइए। तो आप क्यों 68 में 6 मतलब 61 लोग, मतलब कब से 62 लोग फेल हो गए? हाँ, तो आप क्यों पास हुए? क्या लगता है आपको? आज भी खुद इंटरव्यू आपका ले रहे हैं इस मामले में। आप मतलब मेरे संदर्भ में, आप अपने संदर्भ बताइए कि आपने क्या अलग किया था उस दिन को? उसमें ये था सर कि जो भी पढ़े ना उसको समझ के पढ़े, जितना भी पढ़े समझ के पढ़े। मेरे पढ़े कोई बुक से बातचीत नहीं हुई है, खुद कह रहे हैं मैंने समझ के पढ़ा। गणित को रटाने की कोशिश कभी मत कीजिए, कभी नहीं होता है। सूत्र रटेंगे, चल ठीक है, सूत्र रटेंगे, लेकिन सूत्र भी कैसा कह दिया आप बता देंगे तो सूत्र भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टेक्निक होना चाहिए। तो कोई सवाल हो तो साथियों अगर देख रहे हैं उनमें से, नहीं तो आज के सेशन को हम लोग जो है ना एंड करेंगे। काफी समय भी हो गया है, और आप लोग इतने लंबे समय से हम लोग को सुन रहे हैं, झलाव भी लग रहा होगा। सर आप अपना एक हॉबी बताइए। चलिए, देखिए मेरा हॉबी पहला मैं तो देखता हूँ कि आज का था सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, और एक्टिव रील्स भी देखता हूँ, या कोई मान लीजिए यूट्यूब में कोई चैनल भी देखता हूँ। तो ज्यादा मेरा 90% कोशिश ये रहता है कि गणित से संबंधित चीजों या जिससे ज्ञान बढ़ सके ऐसी चीजों को ही मैं देखता हूँ। मैं तो एक गाना सुनना चाहूंगा। हाँ, उसके अलावा जो दूसरा हॉबी मेरा है वो सिंगिंग का है। पता बचपन से है, बचपन से गाने का शौक था। ये सिंगिंग जो है मेरे खास लगता है हर मनुष्य, हर व्यक्ति गाने का शौक रखता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो मेरे अंदर भी पहले से था, लेकिन अपना पूरा जीवन मैंने शिक्षा के लिए समर्पित किया हुआ था। तो अब जब मौका मिलता है मुझे तो कभी कभी गा लेता हूँ, ऐसा है। एक दो लाइन, बहुत अच्छा सिंगर दो नहीं, लाइन लेकिन 2 लाइन मैं सुनाऊंगा। मेरे जीवन में जो जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, संभाव मेरे बेटे का नाम है, तो जब से वो मेरी जिंदगी में आया तब से मैं एक गाना उसके लिए अक्सर मेरे दिमाग में डेडिकेट करता हूँ, गूंजा करता है उसको जब भी देखता हूँ। अभी वो रायपुर में भी रह रहा है अपनी मम्मी के साथ में, उसकी इलाज चल रही है, तो उसके लिए मैं गाना गाता हूँ, और गाना बहुत सारा गाता हूँ, लेकिन एक गाना जो हमेशा मेरे हृदय में उसके लिए रहता है, मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सर। इससे पहले भी एक यूट्यूबर हमारे सरोज भगत जी है, वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, तो उन्होंने पूछा था इस सवाल को। तो खैर जो हॉबी है सो है, जो गाना कभी मेरा गाना बदलता नहीं है, मैं सुनाना चाहूँ आप लोगों को। बिल्कुल सर, जो भी त्रुटि हो माफ कीजिएगा। तो गाना इस प्रकार से है।
मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, क्या बात है। तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तू मेरे दिन में रातों में बेचैनी के ख्वाबों में, बादल के हाथों में भेजू तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। धन्यवाद। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद। ये संगीत जो है दिमाग में लुब्रिकेट का, आपका दिमाग जब थक जाए तो जैसे साइकिल में ऑयल की जरूरत पड़ती है डालने की, तो साइकिल फ्री हो जाता है, ग्रीसिंग के लिए काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सर ने अपना कीमती वक्त दिया है, और अगर आप लोग सब लोग बधाई भेजे हैं, आप सभी दर्शकों का, बहुत सारे साथी वहां पर सर कमेंट्स आया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से हार्दिक अभिनंदन। कल इसी समय पर एक नए मुख्य किरदार, एक विषय विशेषज्ञ से हम बात करेंगे, और सर ने आपने जो गणित के विषय में जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, एक एज दर्शन जो रखा, जी जी जी, आपका एक दर्शन, एक आइडियोलॉजी है ये। हाँ। और गणित को जिस प्रकार से आप परोसेंगे, तो सर के दास सर सॉल्यूशन चैनल पर आप सर का भी, संजय सर सॉल्यूशन सर यूट्यूब का नाम है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, उसमें आप आलोचना समालोचना सब कीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। संजय सर सॉल्यूशन, संजय सर सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारी स्टेज पर अपने अनुभव भी आप शेयर करना चाहते हैं, अभ्यास ऑनलाइन सभी के लिए मंच सर एकदम फादर आमंत्रित। आप अपना फोन नंबर शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल हम कांटेक्ट करके आप आइए, और आप सभी अपना रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे नहीं पहुंच पाते हैं यहाँ लाइव के लिए, तो रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे तो उसको प्रीमियर के रूप में 7 बजे ही प्ले कर दिया जाएगा। ओके ओके, तो अच्छा है। ये भी अच्छा रहेगा, जो साथी अगर अपना अनुभव लोगों के तक, अपने स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहते हैं तो। और अच्छा लगा, कोई अगर कमेंट्स हो तो वेरी गुड, वाह थैंक यू, आप सभी का शानदार लिखा है कोई। और ये वाला उंगली, वाह। और ज्योति मैडम लिखे हैं, आज आपके डर वास्तव में आज से, मतलब आज सबके डर वास्तव में भाग जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा है किसी ने। और गुड इवनिंग सर, थैंक यू थैंक यू। सब लोग, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट्स किए हैं। दास सर हमेशा जिंदाबाद थे, गणित के लिए जिंदाबाद है। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो देख नहीं पा रहा कमेंट को थोड़ा दूर में, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मतलब मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसे ही लाइव करें और मोटिवेट करें। देखिए, विवेकानंद जी ने कहा था, एक कोटेशन मुझे याद आ गया, कि बेस्ट टीचर कौन होता है? जो सिर्फ ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, वो बेस्ट टीचर नहीं होता है। जो अच्छा पढ़ाता भी है, हाँ, समस्त संसाधनों के साथ में, और बच्चों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, वो सबसे बेस्ट टीचर है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ, यदि आप बच्चों को मोटिवेट कर पा रहे हैं गणित के लिए या किसी भी चीजों के लिए, तो आप अपने आप को बेस्ट टीचर समझिए। आज सर इंटरव्यू का टाइम तो आधा घंटा से 1 घंटा है। आज गणित ऐसा सब्जेक्ट है ना, विरासत है इसका। मेरे पास तो कहने का बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना ज्यादा कहूंगा तो लोग सुन नहीं पाएंगे, और कभी फिर मौका मिलेगा। 1.5 घंटा से अधिक हो गया। और हमारे साथी जो जुड़े हैं, गणित के प्रेमी जो है, उनको दिल से धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मुझे सुना, मुकेश को सुना, और निश्चित रूप से मैं ये कामना करता हूँ, और आप सभी का वीडियो का भी इंतजार करूंगा। यदि आप अपने स्कूल कुछ नया करते, कुछ नवाचार करते हैं, कुछ करते, तो जरूर वीडियो भेजिए, मेरे नंबर पर भेजिए। मैं हो सके तो इसके यूट्यूब चैनल, आज का सब्सक्राइबर कितने हैं आपके? लगभग 2500 होने वाले हैं। 2,500-3 हजार बहुत होते सब्सक्राइबर, तो इसके माध्यम से आपकी बात भी पहुंच सकती है। तो कुछ ना कुछ हम नया करते रहे। देखिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सर का चैनल भी सब्सक्राइब करें। हाँ, अभ्यास ऑनलाइन को, बिल्कुल अभ्यास ऑनलाइन को सब्सक्राइब MK लिखा होगा ब्रैकेट में। अच्छा, मुकेश कुमार करके। अच्छा, तो बिल्कुल ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि मुकेश सर जो है, मैं पढ़ाया भी इनको, शुरू से बहुत एक्टिव रहा है। इसका गणित में नहीं, भाषा में भी जबरदस्त पकड़ है। मेरी भाषा में पकड़ नहीं है, लेकिन ये मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है। मैं शुरू से जानता हूं इसको। यह जिस विषय को पकड़ लेता है, उसे सीख कर ही रहता है। सीखना कहूंगा मैं, पढ़ के रहता नहीं बोलूंगा, थैंक यू सर। सीख कर ही, सीखना भाषा भी सीखने का विषय है।
तो सीख कर ही रहता है। तो इसके अंदर में जो जज्बा देखा है मैंने, वो लगता है अगर हर टीचर इस जज्बे को अपना ले। अब तो मैं भी मुकेश से सीख रहा हूँ, पहले मुकेश मुझसे सीखा करता था, अब मैं मुकेश से सीखना शुरू किया हूँ। ये कितना एक्टिव है अपने इस लाइफ में, वो गणित को नहीं बाकी अंग्रेजी पर हिंदी पर भी जबरदस्त पकड़ा और अन्य भाषाओं पर भी। अभी राजभाषा का आप कुछ जसपुर जिला के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। कौन बताइए, इतने कम उम्र में इतने ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो जो हरिवंश राज बच्चे जो कहे थे, जो कुछ करेगा तब यूं ही किसी जय जयकार नहीं होती है, कोई काम नहीं करे तो जय जयकार नहीं होगा। इनका भी आज नाम हो रहा है, इनका यूट्यूब यदि चैनल चल रहा है तो लोग आमंत्रित किए हुए हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो कारण इनका काम करना। तो आप भी डेडिकेट होकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता जरूर पाएंगे। दिखाने के लिए नहीं, आप हाँ करना, आप कुछ कीजिए जिससे किसी को फायदा पहुंचे। आज मैं इस चैनल पर आया हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बात से एक शिक्षक भी प्रभावित हो गया, बिल्कुल एक बच्चे को भी यदि फायदा पहुंच गया मेरे बातों से, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आज के कार्यक्रम को, आज के वार्तालाप चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली एपिसोड में लाइव कल फिर मैं 7 बजे हाजिर होऊंगा। अभ्यास ऑनलाइन पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन रहेगा। आप अपने सवाल तैयार रखेंगे। कल एक विशेष पेडागोजी नवाजतन पर बात होगी सर। बिल्कुल, हाँ। नवाजतन में शिक्षक की बात करेंगे अपन कल, जिसमें बहुत अच्छे विषय विशेषज्ञ होंगे। आपके जो साथी है श्रीमती चाणक्य मैडम, जो अरे वाह क्या बहुत, वो साइकोलॉजी उनको बहुत अच्छे से आती है, वो बच्चों की साइकोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से समझती है। तो कल जो है वो अतिथि रहेंगे और उसका लिंक हम दे देंगे, तो आप सभी कल 7 बजे जुड़िए। तब तक के लिए मैं आप सबको से विदा चाहता हूँ। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज के कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।